अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल चाहा है तुम्हें आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। तहरीम भाभी को उनके ख़ानदान का हिस्सा बने जुमा 8 दिन भी नहीं हुए थे कि उन्होंने उसे अपने ख़ानदान का हिस्सा बनाने की तजवीज़ पेश कर दी थी। रोशाने को कशफ की ज़ुबानी पता चला कि तहरीम भाभी ने बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी से मशवरा किया है कि वो अपने भाई के लिए रोशाने का रिश्ता पेश करना चाहती हैं। बड़े अब्बू को तो बहू का लाइक फाइक भाई पहले से ही बहुत पसंद था। बड़ी अम्मी की निगाह में भी हर लिहाज से आइडियल रिश्ता था। तहरीम भाभी के मिजाज और आदतों की वजह से सभी उन्हें पसंद करने लगे थे। उनका भाई भी यकीनन उन्हीं जैसा होना था, सो किसी को इस रिश्ते पर कोई एतराज़ ना था। मम्मी पापा तो हर मामले में बड़े अब्बू की तरफ देखते थे। वो ख़ानदान के बड़े थे, उनके पेश नज़र सबकी भलाई होती। जब ये रिश्ता बड़े अब्बू ने ओके कर दिया तो समझो पक्का ही हो गया। कशफ बड़े पुरजोश तरीके से रोशाने को घर के बड़ों के दरमियान पकने वाली खिचड़ी की बाबत बता रही थी। कल अब्बू जी ने बड़ी और छोटी फूफो को बुलाया है। रस्मी तौर पर इस ख़ानदानी मीटिंग में ये रिश्ता पेश किया जाएगा। बस फिर समझो तुम ऑफिशियली सादोन अहमद की बन जाओगी। मतलब क्या है तुम्हारा? यूं अचानक पलक झपकते में कैसे? रोशाने का तो सही मायनों में दम खुश्क हो गया था। रवायती लड़कियों की तरह उसे भी मंगनी शादी का बहुत शौक था, लेकिन जब वो मरहला पेश आने लगा तो वो बुरी तरह हवास बाख्ता हो गई। और वो तहरीन भाभी का भाई, वो तो शक्ल से ही बहुत अक्खड़, मगरूर और संजीदा मिजाज लगता है। याद नहीं, भाभी की शादी की तकरीबात में वो खौफनाक हद तक संजीदा था। हमने तो ये बात आपस में डिस्कस भी की थी। और तुम ऐसे आदम बेजार शख्स के रिश्ता आने की खबर मुझे खुशी खुशी दे रही हो। उसकी शक्ल याद करके ही मेरा दम खुश्क हो रहा है। खुदा न खास्ता रिश्ता विश्ता पक्का हो गया तो क्या बनेगा मेरा? रोशानी मुस्तरब हो गई थी। इतना डैशिंग है भाभी का भाई, थोड़ा सा सड़ियल है तो क्या हुआ? तुम्हारी सोहबत में रहेगा तो खुद ब खुद खुश मिजाज हो जाएगा। इतना अच्छा रिश्ता आने पर तुम्हें तो खुशी से छलांगे मारनी चाहिए। मैं तो ये खबर सुनते ही दौड़ी दौड़ी तुम्हारे पास आई थी। तुमने इतना ठस रिस्पॉन्स देकर मुझे सख्त मायूस किया है। लड़की कश्यप का जोश भी मान पड़ने लगा था। वैसे तहरीम भाभी की मुझ में नज़र क्या आया जो उन्होंने एकदम से मेरा रिश्ता ही मांग लिया? रोशानी ने कश्यप की बात पर ध्यान ही कब दिया, वो तो अपनी ही सोचों में गुम थी। क्या मतलब है, क्या नजर आया? इतनी प्यारी हो तुम, खुश मिजाज, खुश लिबास, फिर गुजारे लायक हद तक सलीकामंद भी हो। मेरा मतलब है छोटी मम्मा की डांट टिपट पर मारे बांधे घर के काम भी कर लेती हो। आजकल की लड़कियों वाली तेज तरारी भी नहीं। और क्या चाहिए तहरीम भाभी को? कश्यप ने अपना माहिराना तजजिया पेश किया। ये सब खसूसियात मुझसे ज़्यादा तुम्हारे अंदर पाई जाती हैं। फिर तहरीम भाभी को अपनी सकी नंद के बजाय रिश्ते की नंद ही क्यों पसंद आई? रोशाने ने नया नुक्ता निकाला और इस बात पर कशफ ने उसे खाने वाली निगाहों से देखा। कैसी सहेली हो, दोस्त के दिल का हाल जानते हुए भी ऐसी बात कर दी। कशफ का सदमा फितरी था। मैं दोस्त हूं ना, मुझे खूब पता है तुम्हारे दिल का हाल। तहरीन भाभी को तो नहीं पता ना? आखिर उनके दिल में तुम्हारा ख्याल क्यों ना आया? रोशाने ने पुरसोच अंदाज में गोया हुई। अच्छा ही है नहीं आया उनके दिल में कोई ऐसा वैसा ख्याल। कश्यप को इस ख्याल से ही झुरझुरी आ गई। बड़ी फूफो के देवर का बेटा अयास, जो कश्यप का क्लास फेलो भी था, कश्यप को पसंद करता था एक तवील अरसे से। उसने कश्यप को चुपके चुपके चाहा था, लेकिन चंद माह पहले उसने कश्यप को अपनी दिल्ली वारदात से आगाह कर दिया था। कश्यप दिल ही दिल में तो खूब मसरूर हुई, लेकिन एक मशरकी लड़की होने की हैसियत से उसने बहुत संजीदगी से अयाज को बाबर करवा दिया था कि ये फैसले उसके वालिदैन के करने के हैं। बस मेरे हाथ में डिग्री आ जाए तो अम्मी अब्बा को तुम्हारे घर भेजता हूँ, अच्छा भी लगूंगा। तुम्हें हिफ्ज़ मत कदम के तौर पर बताया कि लड़कियों के रिश्ते होते देर नहीं लगती। अगर मुझसे पहले कोई और उम्मीदवार सामने आ गया तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर देना। बस तुमसे इतनी सी फेवर दरकार है। अयास खुद यूनिवर्सिटी में राह रस्म बढ़ाने के हक में ना था। कश्यप ने उसकी बात सुनकर इकरार में सर हिला दिया था। उसे अपना वकार अजीज था और अयास को ये पुरवकार सी लड़की। सो उस दिन के बाद बात बज़ाहिर ख़त्म हो गई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी की पुरवकार सी लड़की अपनी हमजोली के सामने हाल दिल खोल कर रख देती थी। अयाज अगर उसके इश्क में गोडे गिट्टों तक मुब्तला था तो उसका रोम रोम भी अयाज अयाज पुकारता था। रोशानी छेड़ छेड़ कर उसका नाम नाक में दम कर देती थी। क्या खबर थी कि जल्द ही कश्यप को भी उसे छेड़ने का माकूल बहाना मिल जाएगा।
अगले दिन छोटी फूफो और बड़ी फूफो दोनों खानदानी मीटिंग में शरीक होने पहुंच गई थीं। बड़ी फूफो गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल थीं, वैसी ही शख्सियत की मालिक थीं, पुरवकार मगर बेतहाशा संजीदा। 3 बेटियों की माँ और तीनों ही खैर से शादीशुदा थीं। कशफ और रोशाने की बेतकल्लुफ़ छोटी फूफो से थी। उसकी गोलो मोलो से 2 बेटे रेयान और फरहान ननिहाल में सबके लाडले थे और ख़ास तौर पर अपनी आपियों के कशफ और रोशाने दोनों ही उनके खूब लाड उठाती थीं। रोशाने मम्मी पापा की इकलौती औलाद थी। माँ बाप और अम्मी और बड़े अब्बू यानी ताया ताई भी उसको अपनी इकलौती बेटी कशफ जितना ही चाहते थे। यही वजह थी जब उनकी बहू ने अपने लायक फाइक भाई के लिए रोशाने का रिश्ता मांगा तो बड़ी अम्मी और बड़े अब्बू के दिल में एक लम्हे को भी ये ख्याल ना आया कि तहरीम ने रोशाने के बजाय कशफ का नाम क्यों ना लिया। तहरीम को ख़ानदान का हिस्सा बने चंद माह ही हुए थे। वो बड़ी अम्मी की पसंद थी। सादा मिजाज और हंसमुख से अवैस भाई ने शादी का शोभा कुली तौर पर माँ के सुपुर्द कर रखा था। रोशाने को तो अवैस कशफ जितना ही चाहते थे। एक बार बड़ी अम्मी ने बेटे के सामने सरसरी सा जिक्र कर दिया कि घर की बच्ची घर में रह जाए तो इसमें क्या कबाहत। अवैस इस तजवीज़ पर इस बुरी तरह बिगड़े कि बड़ी अम्मी को अपने अल्फाज वापस लेने पड़े। बहू की तलाश शुरू की तो एहसास हुआ कि ये काम हरगिज़ भी इतना आसान नहीं। आपकी अगली नस्ल बहू से परवान चढ़नी है। बहू का ताल्लुक ऐसे घराने से हो जो ज़ाहिरी इल्म के अलावा शऊर की दौलत से मालो माल हो। बड़ी अम्मी को आजकल की लड़कियों में वो मतानत, ठहराव और वकार नजर ही नहीं आता जिसकी वो मतमनी थी। इन्हें ना दौलत से सरोकार था, ना बेतहाशा हुस्न रखने वाली लड़की दरकार थी। जो खसूसियात इन्हें दरकार थीं वो रिश्ता करवाने वालियों की समझ में ना आती। घर घर जाकर लड़कियां देखना और रद्द करना उनके नज़दीक इंतहाई कभी फेल था। ऐसे में अवैस की शादी मसला बन चुकी थी। फिर छोटी फूफो की मेहरबानी से ये मार्का सर हुआ। तहरीम उनके गोलू मोलू की टीचर थी। रेयान और फरहान जैसे शरारती बच्चे जो किसी क्लास टीचर के काबू में ना आते थे, तहरीम की क्लास में आए तो चंद दिनों में ही नाकाबिले यकीन हद तक सुधर गए। पढ़ाई में तो बेहतरी आई सो आई। वो तमीज़ और तहजीब भी सीख गए थे और ये सारा क्रेडिट उनकी प्यारी टीचर तहरीम के सर जाता था। एक बार पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग से वापसी पर अमीना छोटी फूफो के ज़ख़े ज़हन में ख्याल आया कि इसका कामिनी सी लड़की का बायोडाटा मालूम किया जाए। इसमें क्या हर्ज है। अगर कहीं बात बात पक्की ना हुई तो उनके शहजादों जैसे भतीजे के साथ क्या ज़बरदस्त जोड़ बनेगा उसका। बस ये आइडिया दिमाग में आने की देर थी। अपने मिशन पर जुट गए। तहरीम के वालिदैन हयात ना थे। एक बड़ी बहन शादीशुदा और बैरून मुल्क मुकीम थी। तहरीम अपने भाई के साथ रहती थी। भाई जो उससे 1.5-2 बरस बड़ा ही होगा, वो भी ताहाल गैर शादीशुदा था। तहरीम अपने भाई के साथ रहती थी। बड़ी अम्मी ने तहरीम को देखा तो पहली ही निगाह में कबूलियत बख्श दी। रिश्ते के मामला तय करने के लिए तहरीम की एक खाला और मलेशिया में मुकीम उसकी बड़ी बहन से वीडियो कॉल पर राब्ता किया गया। यहाँ अवैस भी किसी चीज़ की कमी ना थी। इन लोगों ने दिल को तसल्ली के लिए हर मुमकिन तहकीक करवाई और फिर खुशदिली से रिश्ता कबूल कर लिया। आगे के मरहले उससे भी ज़्यादा बर्क रफ्तारी से तय हुए और बहुत जल्द तहरीम अवैस के संग रुखसत होकर यहाँ आन बसी। रोशाने और कशफ ने भाई की शादी में अपने खूब ही अरमान निकाले। शादी के बाद तहरीम से उनका दोस्ताना ताल्लुक इस्तवार हो गया। तहरीम का मिजाज और आदतें ही इतनी अच्छी थी कि वो बहुत जल्द हर दिल अजीज बहू और भाभी के रुतबे पर फायज हो चुकी थी। इसीलिए तो जब उसने अपने भाई का रिश्ता रोशाने के लिए पेश किया तो ख़ानदानी मीटिंग में गौर व हौस के बाद खुशदिली से रिश्ता कबूल कर लिया गया। फ़कत छोटी फूफो थी जिन्होंने सरसरी अंदाज में लड़के की संजीदगी की तरफ तवज्जो मबजूल करवाना चाही थी। हमारी रोशाने बहुत हंसमुख और जिंदा दिल है, जबकि सादून शक्ल से ही बहुत संजीदा और बुर्दबार लगता है। कहीं बाद में मिजाजों का ये फ़र्क शादीशुदा ज़िंदगी को मुतासिर न करे। उन्होंने दिल में आए खदशे का इजहार किया। मर्द को मैच्योर और समझदार ही होना चाहिए, बड़े अब्बू ने हुंकारा भरकर कहा। वैसे तो तहरीम और अवैस की शादी के मौका पर हम सब सादून से कई बार मिले हैं, लेकिन अब वो बाज़ाब्ता तौर पर हमारी फैमिली का हिस्सा बनने जा रहा है तो उसे लंच या डिनर पर इनवाइट करना चाहिए। उसके बाद इकरार कर लीजिएगा और फिर शादी के मुतल्लिक जो भी मामलात डिस्कस करने होंगे वो तो तहरीम के ज़रिए ही तय हो जाएंगे। बड़ी फूफो अपने मखसूस नपे तुले अंदाज में गोया हुई। बड़ों की मीटिंग इख्तिताम पजीर हुई तो कशफ और रोशाने अंदर की मालूमात के हसूल के लिए छोटी फूफो के सर हो गई। हम सब दिलो जान से इस रिश्ते पर मुत्तफिक हो गए हैं। बस अगले हफ्ते लड़का बदखेवे के लिए आ रहा है और एक रस्मी कार्रवाई होगी। यूं समझो रिश्ता तकरीबन तय हो गया है। छोटी फूफो ने मुस्कुराते हुए लाडली भतीजियों को आगाह किया। कशफ अपनी हौंक शक्ल बनाए सहेली से लिपटकर उसे छेड़ने लगी। अगले रोज यूनिवर्सिटी में अयाज मौका पाकर उसके पास चला आया। प्लीज़
صرف 5 منٹ دے دیجیے کشف، اس نے ملتے جانا انداز میں اختیار کیا۔ جی کہیے۔ کشف اس کے انداز پر حیران ہوئی تھی۔ میری ممی آج تائی اماں سے میرے اور آپ کے متعلق بات کر لیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ کل ہی ممی پاپا آپ لوگوں کے گھر آ جائیں۔ بس آپ سے فقط یہ شکوہ ہے کہ آپ نے مجھے بروقت آگاہ نہ کیا۔ وہ بہت شاکی لہجے میں مخاطب تھا۔ کشف نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ بڑی پھپھو اس کی تائی اماں تھیں، تو یعنی اس نے اپنی ممی کو اپنی پسند بتا دی اور اس کی ممی نے اپنی جٹھانی سے بات کر لی۔ یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی، لیکن اس کا شکوہ کل تائی اماں آپ لوگوں کی طرف آئی تھیں، کہہ رہی تھی بھتیجی کے رشتے کا معاملہ ہے۔ میں تو سنتے ہی پریشان ہو گیا تھا، فوراً ممی کو اعتماد میں لیا۔ ممی تو ایاز جانے آگے کیا کہہ رہا تھا، کشف کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ کل بڑی پھپھو واقعی ہماری طرف آئی تھیں اور معاملہ ان کی بھتیجی کے رشتے کا ہی تھا، لیکن اتفاق سے وہ بھتیجی میں نہیں تھی، روشانے میری کزن، آپ جانتے ہیں نا، انگلش ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہے، اس کا پروپوزل زیر غور تھا۔ کشف نے تفصیلی وضاحت دی۔ ایاز نے شکر کا کلمہ پڑھا، اس کے حواس بحال ہوئے تھے۔ چلیں، خیر میری ممی بابا تو اب آپ کے گھر 1-2 دن میں آ رہے ہیں۔ ڈگری اور نوکری کے انتظار کی حماقت نہیں کرنے والا، کل کلاں کو کوئی اور آپ کا رشتہ لے کر بھی آ سکتا ہے۔ جب تک مجھے من پسند جاب نہیں ملتی، میں بابا کے کام میں ہاتھ بٹانا شروع کر دوں گا، اور تائی اماں کا ووٹ تو یقیناً میری طرف ہی ہوگا۔ امید تو یہی ہے کہ آپ کے گھر والوں کو ناچیز کو مسرت کرنے کا کوئی جواز نہ ملے گا۔ آگے میری قسمت۔ ایاز دھیمی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے بولا۔ کشف نے بھی مشکل سے مسکراہٹ چھپائی۔ ذرا دیر پہلے ناچیز کی جس طرح ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، اب وہ خسا پر اعتماد لگ رہا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق 2 دن بعد ہی اس کے والدین رشتہ لے کر آن پہنچے تھے۔ اگر سعدون کا رشتہ گھر کی بات تھی تو ایاز کا تو بالکل ہی گھر کی بات تھی۔ وہ بڑی پھپھو کے دیور کا بیٹا تھا، بالکل دیکھا بھالا خاندان۔ خود ایاز کے متعلق پھپھو کی رائے بہت مثبت تھی، اور جس کی وہ تعریف کریں تو وہ بندہ واقعی تعریف کے ہی لائق ہوتا تھا۔ گھر کے جملہ بڑے بہت مطمئن اور خوش تھے۔ بچیوں کے رشتے ڈھونڈنے کا جو مرحلہ اس زمانے میں بہت مشکل تصور کیا جاتا ہے، وہ اتنی آسانی سے نپٹے گا، یہ اس رب کی کرم نوازی کے سوا اور کیا تھا۔ بڑی امی اور ممی تو شکرانے کے نفل ادا کر رہی تھیں، خوش تو کشف بھی بہت تھی۔ ایاز اور اس کی خاموش مگر پروقار سی محبت رنگ لائی، اور وہ دونوں ایک معتبر رشتے میں بن گئے۔ ایاز کی ممی نے تو رشتہ پیش کرتے کے ساتھ ہی کشف کی انگلی میں اپنی خاندانی انگوٹھی بھی پہنا دی تھی۔ بڑی امی تو جواب کے لیے رسمی مہلت لینا چاہ رہی تھیں، لیکن جب شوہر نے خوش دلی سے رشتہ قبول کرنے کا انتیا دے دیا تو انہوں نے بھی مزید پس و پیش کرنا کفران نعمت جانا، اور ایاز کی ممی کو اپنی خواہش پوری کر لینے دی۔ کشف، آپ لوگوں کے گھر ہماری امانت ہے، جب آپ لوگ حکم کریں گے ہم اپنی امانت لینے آ جائیں گے۔ ان کی خوشی کا عجب ہی عالم تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ فائقہ کہ ہمیں کشف کی شادی کی تو کوئی جلدی ہی نہیں تھی۔ سعدون اکیلا ہے، تحریم کی شادی کے بعد وہ بیچارہ گھر سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہوا رہتا ہے۔ 2-3 مہینے بعد روشانی کی شادی کا ارادہ ہے۔ اب دونوں بچیوں کی اکٹھی شادی تو ہمارے لیے مشکل مرحلہ ہوگی، ہمارا تو گھر ہی سنا ہو جائے گا۔ بڑی امی نے دل کی بات کی۔ فاطمہ باجی، سچ پوچھیں تو ہمیں بھی ایاز کی شادی کی بہت جلدی ہے۔ ایاز ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، پڑھائی کا سلسلہ تو تقریباً ختم ہونے والا ہے۔ ایاز کے بابا کی تو ہمیشہ سے یہ خواہش ہے کہ وہ خاندانی کاروبار میں ہاتھ بٹائے۔ آپ لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ چلتا ہوا کاروبار ہے ہمارا، اگر آپ لوگ روشانی بیٹی کے ساتھ ہی ہماری کشف بھی ہمیں دے دیں تو ہم ممنون ہوں گے۔ ایاز کی ممی تو واقعی ہتھیلی سرسوں چبانے کی خواہش مند تھیں۔ پھر باہمی مشورے سے 4 ماہ بعد شادی کی تاریخ ٹھہرا دی گئی۔ اب لڑکیوں کا پڑھائی میں جی خاک لگنا تھا، زور و شور سے شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ روشانے نے بھی بھابھی کی خڑوس سے بھائی کو قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا۔ سچ تو یہ تھا کہ دل کا کاغذ جو پہلے بالکل کورا تھا، اب اس پر سعدون کا نام نقش ہو گیا تھا، لیکن سعدون کے خڑوس ہونے میں اب بھی کوئی شبہ نہ تھا۔ جب سے دونوں کی بات باضابطہ طور پر طے ہوئی تھی، بڑی امی اور ممی اسے دامادوں والا پروٹوکول دینا شروع ہو گئی تھیں۔ انہیں بیچارے بچے پر ترس بھی بہت آتا تھا، جو زندگی کے دن تنہا کاٹ رہا تھا۔ خیال رکھنے کو گھر میں کوئی اماں یا بہن نہ تھی۔ اکثر اتوار کو ممی کچھ اچھا پکاتی تو تحریم سے کہتی کہ وہ بھائی کو بھی کھانے پر مدعو کر لے۔ 1-2 بار کشف کو بھابھی کی ٹیلی فون گفتگو سننے کا اتفاق ہوا تو یک طرفہ گفتگو سے اندازہ ہو گیا کہ موصوف ان زبردستی کی دعوتوں سے ٹھیک ٹھاک عاجز آئے ہوئے ہیں۔ تحریم بھائی کی منت کرتی کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح پر آ جائے۔ تحریم بھابھی پر مجھے بہت ترس آتا ہے، بیچارے کو اپنے بھائی کی اتنی منت کرنی پڑتی ہیں بیچاری کو، اور پھر وہ آنے پر راضی ہوتے ہیں۔ چھوٹی ممی کو انہیں روز روز نہیں بلانا چاہیے، کشف نے روشانے کو مخاطب کیا۔
तो ये बात अपनी छोटी मम्मी को समझाओ ना। रोशाने के चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट फैल गई थी। अभी 10 दिन पहले ही सादून को कीमा भरे करेले खाने के लिए मदऊ किया था। मम्मी शौहर की फरमाइश पर कीमा भरे करेले बना रही थी और तहरीम भाभी के मुंह से निकल गया कि ये सादून की फेवरेट डिश है। मम्मी की ममता जोश में आई, सादून को खाने पर बुला लिया। ये और बात के रोशाने को भी किचन में घसीटना पड़ा और चिकन हांडी के साथ वेजिटेबल राइस और फिरनी भी बनानी पड़ी। इत्तेफाक से छोटी फूफो भी मैके आई हुई थी। खाने के बाद जब सादून मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन यानी बड़ी अम्मी, मम्मी और छोटी फूफो के नरगे में था, रोशाने और कशफ अपने दिल पसंद मशगले यानी चुपके चुपके ताक झांक में मसरूफ़ थीं। छोटी फूफो के रियान को प्यारी आपियों के यूं बाहर खड़े रहने पर बड़ा तरस आया। मम्मा, आप लोग रोशी आपी और कशफ आपी को अंदर बुलवा लेना, कब से वहाँ खड़ी झांक रही हैं। रियान ने इंतहाई मासूमियत से माँ को मुखातिब किया। छोटी फूफो सिटपटाकर रियान और फारूक के मुतल्लिक दरियाफ्त करने लगी। रोशाने और कशफ भी बौखलाकर वहाँ से हटी थीं, लेकिन रोशाने इस घबराहट के आलम में भी सादून के चेहरे के तासरात जांचे बिना ना रह पाई। कोई और होता तो मंगेतर की इस मासूम अदा पर ज़ेरे लब मुस्कुरा देता, लेकिन उसका चेहरा सपाट का सपाट ही रहा। उस दिन के बाद उसने सादून की मौजूदगी में कभी ताक झांक की कोशिश नहीं की थी। पता नहीं ये शख्स इतना मगरूर और बेनियाज क्यों दिखता था। सब बड़े उसकी मतानत और बुर्दबारी पर फिदा थे और रोशाने को ये संजीदगी बेजारी लगती थी। शादी की तैयारियों में तहरीम भाभी उसकी पसंद नापसंद को भरपूर अहमियत दे रही थी। मलेशिया में मुकीम तमकिनत बाजी का इतनी जल्द दोबारा पाकिस्तान आना मुमकिन ना था, लेकिन वो भी टेलीफोन पर मुस्तकिल राब्ते में थीं और रोशाने पर भारी सदके होती रहती थीं। निकत खाला जो भाभी की सगी खाला थी, जिस तरह भांजी की शादी में पेश थीं, अब भांजे की शादी में भी उसी तरह उतनी ही दिलजमी से हिस्सा ले रही थीं। सबके सब बहुत पुरखलूस और मिलनसार लोग थे। जाने सादून अपने घर की जुमला ख़वातीन से इतना मुख्तलिफ क्यों है। फिर एक दिन निकत खाला के साथ उनकी बेटी भी आई। इस तरह तरहदार हसीना को रोशाने तहरीम भाभी की शादी में भी एक दो बार देख चुकी थी। वो बला की हसीन थी, मुनासिब दिलकश सुरापे और दराज कद के साथ वो सर अंगेज शख्सियत की मालिक थी। उसकी ड्रेसिंग भी लाजवाब होती थी। कशफ को तो वो कोई मॉडल गर्ल लगती थी। अंबर को भी शायद अपनी खूबसूरती और सरअंगेज शख्सियत का भरपूर अदराक था, इसलिए उस पर खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है वाली कहावत फिट बैठती थी। निकहत खाला जितनी वज़ादार और मिलनसार खातून थीं, बेटी माँ के बिल्कुल बरअक्स। कशफ और रोशाने को तो हैरत होती थी जब उन्होंने नोट किया कि तहरीम भाभी के साथ उनकी कज़न की बेतकल्लुफ़ी ना होने के बराबर है। तहरीम भाभी ने खाला के साथ अंबर को देखा तो उनके चेहरे पर सर्द महरी सी छा गई थी। अंबर को इस सर्द महरी से कोई सरोकार ही ना था। वो बहुत गहरी निगाहों से रोशाने को देखने में मसरूफ़ थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी है हमारी बेटी, खैर से कहीं बात तय है। बड़ी अम्मी ने जहन में कुलबलाता सवाल पूछ लिया। आई एम एंगेज्ड आंटी, आप इत्मीनान रखें, जवाब निकहत खाला के बजाय अंबर ने खुद दिया था और इस जवाब पर ड्राइंग रूम में एक लम्हे को खामोशी छा गई। खाला आप चाय लेना, ठंडी हो जाएगी। तहरीम ने इस बोझल खामोशी को तोड़ा। तीखी निगाह अंबर पर भी डाली जो महफूज मुस्कुराहट लबों पर सजाए बैठी थी। शर्मिंदा शर्मिंदा से निकहत खाला ने भी शादी की तैयारियों के हवाले से कोई बात छेड़कर गुफ्तगू का मौजू बदला था। मेहमानों के रुखसत होने के बाद रोशाने और कशफ इसी मगरूर सी लड़की को डिस्कस कर रही थी। इतनी खूबसूरत लड़की है अंबर, तहरीम भाभी ने भाई के लिए इसे क्यों ना चुना। रोशाने ने उलझन सहेली से शेयर की। ये क्या अहमकाना सवाल है रोशाने, खुद सोचो, जब हम अवैस भाई का रिश्ता मांगने गए थे तो तुम्हें देखकर किसी ने क्यों ना पूछा कि इतनी खूबसूरत लड़की के होते हुए बाहर रिश्ते क्यों देखे जा रहे हैं। कजन्स में फ़कत दोस्ती या भाई बहन वाला रिश्ता भी तो हो सकता है ना। ज़रूरी तो नहीं एक उम्र के लड़का लड़की ख़ानदान में हो तो कज़न मैरिज ही की जाए। कशफ ने रोशाने का वहमा हवा में उड़ा दिया। और वैसे भी ये लड़की तो शक्ल से ही इतनी मगरूर सी लग रही थी। तहरीम भाभी वगैरह पागल थे जो इकलौते भाभी ऐसी बनाते। तुमने नोट नहीं किया, भाभी तो उसे बिल्कुल लिफ्ट भी नहीं करवा रही थी। इन्हें तो उसकी आमदी नागवार लग रही थी। तुमने उनके चेहरे के तासरात देखे नहीं थे। कशफ के कहने पर रोशाने ने हुंकारा भरा। हाँ शायद तुम ही ठीक कहती हो। कशफ की बात से इत्तफाक के बावजूद उसका दिल कुछ बेचैन सा हो गया था और आइंदा आने वाले वक्त ने उसके खदशात को सच्चा साबित कर दिया था। अयास ने कशफ की सालगिरह पर कीमती परफ्यूम और फूल भिजवाए थे। अब जब शादी में चंद दिन ही रह गए थे, बड़ी अम्मी को तोहफा भेजना मुनासिब न लगा था। इस लड़के में तो मतानत नाम को नहीं। अभी हफ्ता पहले रोशाने की सालगिरह भी तो गुजरी है। सादून चाहता तो वो भी तो तहरीम के हाथ तोहफा भिजवा सकता था, मगर बहुत ही सुलझा हुआ बच्चा है। एक ये अयाज है, सोनिया के हाथ तोहफा भिजवाया, तहमीना को इल्म हो गया तो क्या सोचेगी। वो खुफकी का इजहार कर रही थी।
तहमीना यानी बड़ी फूफो की बड़ी बेटी सोनिया बाजी अयाज का गिफ्ट लेकर आई थी। बेचारा इस जमाने में इससे ज्यादा मशरकी लड़का होने का क्या सबूत देता। दोनों के बीच टेलीफोन राब्ता तक न था। अपनी बहनों जैसी सोनिया आपी के तवस से गिफ्ट भेजने में कामयाब हुआ था और बड़ी अम्मी की नुक्ताचीनी कशफ को ठीक से खुश भी नहीं होने दे रही थी। क्या था जो सादून भाई भी तुम्हें कोई तोहफा भिजवा देते। अम्मी को तो हर मामले में वो ही हद से ज्यादा शरीफ, समझदार और बुर्दबार लगते हैं। अयाज ने फकत बर्थडे गिफ्ट ही तो भिजवाया है और अम्मी इतनी खफा हो रही हैं। वो मुंह बनाकर बोली। रोशाने का चेहरा फीका पड़ गया। इसकी और कशफ की सालगिरह आगे पीछे आई थी। अभी पिछले हफ्ते उसकी सालगिरह गुजरी थी। तहरीम भाभी ने उसे बहुत खूबसूरत ब्रांडेड जोड़ा गिफ्ट किया था। मलेशिया में मुकीम तमकिनत बाजी ने भी ना सिर्फ फ़ोन की करके सालगिरह की मुबारकबाद दी थी, बल्कि तहरीम के जरिए अपना तोहफा भी भिजवाया था। इस सब के बावजूद वो दिल से खुश ना हो पाई। दिल में मुंह सी उम्मीद थी कि सादून खुद ना सही बहन के हाथ उसे फ़कत बर्थडे कार्ड ही भेज दे। ऐसी भी क्या मतानत और बुर्दबारी जिसमें किसी के जज्बात और एहसासात की परवाह ही ना की जाए। रोशानी को ये बुर्दबारी सरासर सैर महरी लगती थी। घर वाले जाने क्यों उसके गुण गाए जाते थे। अब उसकी वजह से बेचारी कशफ की खुशी भी करकरी हो रही थी। रोशानी के चेहरे पर छाई अफसरदगी कशफ की निगाहों से ओझल ना रह पाई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अच्छा यार, अब छोड़ो इधर उधर की बातें। अम्मी ने हमें एक हफ्ते का टाइम दिया है। सारी शॉपिंग फ़कत इसी हफ्ते में निपटानी है। फिर अम्मी और छोटी मम्मी हमें घर से कदम बाहर नहीं निकालने देंगी। आओ अपनी शॉपिंग लिस्ट को फाइनल टच देते हैं। अभी तो इतनी ढेर सारी चीज़ें रहती हैं। उफ, कैसे होंगी सब तैयारी। कश्यप ने अफरा तफरी मचाकर उसका ध्यान बटाना चाहा और अपनी इस कोशिश में वो कामयाब भी हो गई थी। वक्त को वाकई गोया पर लग गए थे। वो दिन भी बहुत जल्द आन पहुंचा था। बारात गो मुख्तसर थी कि उनकी ज़्यादातर दुतियाली रिश्तेदार बैरून मुल्क मुकीम थे। फ़कत निकत खाला करीबी रिश्तेदार थी, कुछ दूर पार के अहबाब और कुछ सादून के कुलीग्स और उनकी फैमिलीज। मेहमानों की अक्सरियत रुखसती के बाद अगले रोज़ वलीमे की तकरीब में मिलने का कहकर अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर अपने अपने घर रवाना हो गए। तहरीम भाभी उसे रुखसत करवा कर घर ले गई थी। वो भाई की शादी पर अपने सारे अरमान पूरे कर रही थी। निगत खाला से पूछ पूछ कर सारी खानदानी रस्में अदा की जा रही थी। वीडियो कॉल पर तिमकनत बाजी भी इस तकरीब में भरपूर शिरकत कर रही थी। उनके बच्चे भी इतनी प्यारी मामी को देखकर बहुत पुरजोश हो रहे थे। मामू पहले शादी पर मान जाते ना तो तहरीम आनी के साथ ही उनकी भी शादी हो जाती। हम ये फंक्शन मिस तो ना करते। इना का जी कर रहा था कि पर लगाकर उड़ती हुई आए और इस तकरीब में शामिल हो जाए। सादून पहले मान जाता तो तुम्हें इतनी प्यारी मामी कैसे मिलती। बेटा जी, ये तो तुम्हारी तहरीम आनी ने अपनी शादी के बाद ही ढूंढी है ना। निगत खाला उस पर प्यार भरी निगाह डालते मुस्कुराकर बोली थी। दैट्स राइट रोशाने, मामी आप वाकई बहुत क्यूट और बहुत स्वीट है। सच बताऊं तो मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत ब्राइड नहीं देखी। ईना अपनी मामी पर फरीकता हुए जा रही थी। तिमकनत बाजी तहरीम भाभी से उसकी नज़र उतारने को कह रही थी। इतनी तारीफ सुनकर रोशाने मजूब सी हो जा रही थी। सादी, तुम कहाँ इधर उधर फिर रहे हो। अपनी दुल्हन के साथ दो चार यादगार पिक्स ही बनवा लो। ज़रा देर बाद जब तहरीम भाभी और निगत खाला मंजरनामे से हटी तो काफ़ी देर से खामोश बैठी अंबर ने सामने से गुजरते सादून को पुकारा। नहीं यार, थक गया हूँ इस फोटो सेशन से, वो उकताए हुए लहजे में बोला। दोनों का तर्ज तो खातिर इनकी गहरी बेतकल्लुफ़ी को जाहिर कर रहा था। आ जाओ, फ़ौरन नखरे ना करो। इस यादगार मौके की मेरे पास भी तो कोई पिक होनी चाहिए। वो धौंस भरे अंदाज में बोली थी। ओके भाई, अब तुम रह गई हो तो तुम भी फोटोग्राफर बनने का शौक पूरा कर लो। वो मुस्कुराते हुए रोशानी के पहलू में आन बैठा था। बहुत खूब, तो ये शख्स मुस्कुराता भी है। उस मुस्कुराते लहजे ने रोशानी के लबों से मुस्कुराहट छीन ली थी। अंबर ने खटाखट उनकी तस्वीरें बना ली थी। तुम कब से स्टैचू बनी हुई हो, रिलैक्स हो जाओ। रोशानी अंबर उसे बज़ाहिर बड़ी अपनाए से बोली थी। रोशानी खामोशी से उसी पोजीशन में बैठी रही। वैसे सच्ची बात है भाई, मुझे तो पाकिस्तानी दुल्हनों पर बहुत तरस आता है। इतना हैवी ड्रेस, हैवी ज्वेलरी, हैवी मेकअप, तो ये किसी अजूबे से कम नहीं होती। बेचारियां फिर कई घंटों तक किसी संगी मुजस्मे की तरह साख्त बैठे रहो, फ़कत आंखें पिटपिटाने की इजाज़त होती है। अंबर का तमस्खराना लहजा रोशाने को बुरी तरह सुलगा गया था। उसने चंद लम्हों तक इंतजार किया कि पहलू में बैठा शख्स उस लड़की को टोक देगा, मगर शायद उसे उसकी बात इतनी पसंद आई थी कि वो मुस्कुरा दिया था। अब संगी मुजस्मे में मजीद बर्दाश्त की ताब ना थी। पाकिस्तानी दुल्हनें इतने भारी भरकम लिबास और वजनी जेवरात में अजूबा लगती होंगी, लेकिन इंतहाई दिलकश अजूबा इसलिए तो लोगों को दिख दिख कर दिल नहीं भरता। हाँ, बेचारे दूल्हा का मामला मुख्तलिफ है। कुल्ला और शेरवानी में अक्सर दूल्हा किसी होटल के दरबान लगते हैं, फिर भी बड़े शौक से ये सब जेबतन कर लेते हैं। वो शर्म झिझक बलाए ताक रखते हुए बोल पड़ी थी।
अंबर का कहका बेसाख्ता था। तुम्हारी दुल्हन के मुंह में जुबान भी है। शादी जानकर अच्छा लगा, वो लुत्फ लेते हुए बोली थी। तुम्हारी तस्वीरें हो गई, अब मैं जाऊं? वो खुफगी भरे लहजे में बोला। और फिर वाकई उठकर चला गया। रोशानी के दिल पर बोझ पड़ गया। शायद उसे बर्दाश्त से काम लेना चाहिए था। उसके शौहर की निगाहों में उसका पहला तासुर एक जुबान तराज लड़की के तौर पर नहीं होना चाहिए था। वो क्यों अपनी माँ की तरबियत और नसीहत को फरामोश कर बैठी थी? बड़ी अम्मी और मम्मी ने कशफ और उसे कितनी ढेर सारी नसीहतों की हमरा रुखसत किया था, लेकिन क्या वो अपनी बेइज्जती पर चुपचाप बर्दाश्त करके उस लड़की को और शह दे देती, वो जिसकी बेतकल्लुफ़ी और अपनायत भरे अंदाज से साफ जाहिर था कि वो सादून की ज़िंदगी में ख़ास मकाम रखती है। हम उमर कज़न्स की रवायती बेतकल्लुफ़ी से अलग ये कोई और ही चीज़ थी जो रोशाने को खटक रही थी। तहरीम भाभी अंदर आईं तो रोशाने को देखकर ठटकी थीं। उसके चेहरे पर यकीनन कुछ ऐसा था जो उन्हें चौंका गया था। तुम थक गई होगी रोशाने, आओ चलो तुम्हें बेडरूम में छोड़ आऊं। दुल्हन बनना आसान कब होता है? वो उसका भारी भरकम लहंगा संभालती उसे बेडरूम में ले जाने लगी। ना उन्होंने अंबर से मदद चाहिए और ना ही अंबर ने अपनी खिदमात पेश की। वो मज़े से टांग पर टांग जमाए बैठी रही। तहरीम उसे नफासत से सजे बेडरूम में ले आई थी। अब तुम रिलैक्स करो चंदा, मैं सादी भाई को भेजती हूँ, उसे प्यार से कहकर चली गई थी। रोशाने इनके कमरे से निकलते ही उठी थी। जरा देर पहले उसके शौहर के सामने उसे अजूबा डिक्लेयर किया गया था और उसकी मुस्कुराहट ने उस बयान की तायीद की थी। वो अब मजीद अजूबा बने रहना नहीं चाहती थी। सादून काफ़ी देर बाद जब बेडरूम में आया तो वो दुल्हनापे वाले रूप से छुटकारा पाकर सादा सूती लिबास में मलबूस थी। सादून ने इस बारे में कोई इस्तफसार तक ना किया। उसके तर्ज अमल से साफ जाहिर था कि उसे ना तो नई नवेली दुल्हन से कोई सरोकार है और ना ही वो उसे इस अमल की वजाहत का तलबगार है। वो ही असली बेनियाज सरदोसपाट सा अंदाज। अपनी इस बेतौकीदी पर रोशानी की आंखें पानियों से लबरेज हो गईं। यानी उसके दिल की गवाही सच्ची मुच्ची थी। सादून की बेनियाजी उसकी शख्सियत का हिस्सा नहीं बल्कि इस बंधन से बेजारी थी। रोशाने की अना ने उसके इत्तफाक की भीख मांगना गवारा न किया था। उस रात उसकी समातों ने ना तो शौहर की कोई प्यार भरी सरगोशी वसूल की थी और ना कोई सताइश भरा जुमला। मुस्तकबिल में साथ निभाने का वादा, ना कोई और कौलो इकरार। उसके नसीब में जज्बात व एहसास से आरी इंसान लिखा गया था और नसीब से भी कोई लड़ सका है। सुबह सवेरे सादून के मुसलसल बजते मोबाइल से रोशानी की आंख खुली थी। वो बेखबर सो रहा था। जब तीसरी बार फोन बजा तो उसने सादून को कंधा पकड़कर हिलाया। इतने में फोन बजकर खामोश हो चुका था। आपके मोबाइल पर बार बार किसी की कॉल आ रही थी। सादून ने मुद्दी मुद्दी आंखें खोलकर उसे देखा तो उसने फौरन जगाने की वजह बयान कर दी। उसने हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से मोबाइल उठाया। इतने में ही फोन दोबारा बजा। क्या मुसीबत है तहरीम, क्यों सुबह सवेरे जगा रही हो? वो खुफकी भरे अंदाज में मुखातिब हुआ था। हाँ भाई, जाना है तो जाओ, मैं कब रोक रहा हूँ, वो बेजारी से गोया हुआ। दूसरी जानिब तहरीम ने जाने क्या कहा। तो ठीक है यार, जाओ तुम अपनी नंद के यहाँ नाश्ता लेकर। मैं तुम्हें रात को भी कह रहा था कि तुम्हारे घर को तुम्हारी ज़रूरत है। अपनी वहाँ की जिम्मेदारी निभाओ। बिलावजह की टेंशन लेकर इधर से उधर चक्कर काट रही हो। वो अब रसानियत भरे अंदाज में गोया हुआ था। तहरीम ने आगे से कोई और बात की थी जिसके जवाब में वो मजीद झुंझलाया था। अरे बाबा, कहा है ना तुम यहाँ की टेंशन ना लो, ना ही यहाँ दोबारा नाश्ता लेकर आने की ज़रूरत है। तुम जानती हो मैं नाश्ते में फ़कत 2 स्लाइस और चाय का 1 कप लेता हूँ। रोज़ बनाता हूँ, आज भी बना लूँगा। नहीं, मैंने कह दिया, दोबारा आने की जहमत ना करना। आज वैसे भी तुम्हारी सख्त रूटीन होगी। शाम को तुम्हारी नंद के वलीमे का फंक्शन है, कल हमारा वलीमा होगा। कल भले से सुबह सवेरे पहुँच जाना। अब खुद भी सुकून करो और मुझे भी सुकून करने दो। अरे हाँ बाबा, फ्रिज में पड़ा है सब कुछ, रोशानी का जो जी करेगा खा लेगी, वरना मैं बाजार से ला दूंगा। बस, या और कुछ? वो चिढ़कर बोला था। तहरीम ने फ़ोन बंद किया तो वो फिर से सोने की कोशिश करने लगा। रोशानी की नींद उड़ चुकी थी। उसका जी चाह के वो फौरन कमरे से निकले और तहरीम भाभी के साथ ही घर चली जाए। तहरीम नाश्ता लाने का कह रही थी, उसने मना कर दिया। हमाकत दिया बजाय इसके कि यहाँ नाश्ता तैयार करके चली जाए। वापस अपने घर जाएगी और वहाँ से नाश्ते के लवाजमात लेकर आएगी। सादून ने उसे मुखातिब करके गुफ्तगू का खुलासा सुनाया था। यह हमाकत नहीं है, इसे रस्म कहते हैं। नाश्ता मैके से आता है। वो धीमे लहजे में कहे बिना ना रह पाई थी। क्या रखा है इन फजूल की रस्मों में? अगर तुम्हारा दिल अपने मैके का नाश्ता करने को करे तो मैं तहरीम को रोकता हूँ। फटाफट तैयार होकर उसी के साथ चली जाओ। शाम को तुम्हारी कज़न का वलीमा है, मैं भी डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाऊँगा। सादून के ज़रख़े ज़हन से क्या आइडिया बरामद हुआ था। रोशाने ने तायीद तरदीद के बजाय खामोश रहने को तरजीह दी थी। उसे जवाब का कब इंतजार था। करवट बदल कर सोने की कोशिश करने लगा। तुम भी सो जाओ, इतनी जल्दी जाग कर क्या करोगी? वो शायद सोने का बहुत शौकीन था, जब भी उसे भी मुफ्त मशवरे से नवाजा। घर में कोई और है? मेरा मतलब है मेहमान वगैरह, रोशाने ने झिझकते हुए पूछा।
مہمان تو کل بھی کب تھے، بس خلا اور امبر تھیں، ان کا بھی ڈرائیور لینے آ گیا تھا۔ تحریم بلا وجہ رکی تھی، حالانکہ میں تو اسے بھی کہہ رہا تھا کہ چلی جائے، رات چلی جاتی تو اب صبح صبح نیند تو خراب نہ کرتی۔ توبہ ہے، اب بندہ ایسا بھی نیند کا کیا رسیا، روشانی نے دل ہی دل میں سوچا۔ عذرا 10-11 بجے سے پہلے نہیں آتی، اس کے دروازے بجانے سے پہلے کوئی اور ڈسٹرب نہیں کرے گا، سو جا سکون سے۔ وہ آنکھیں مودے اسے بھی سونے کی برابر تلقین کر رہا تھا۔ کون عذرا؟ نیا نام سن کر روشانے کو دریافت کرنا ہی پڑا۔ ہماری ملازمہ، اور کون یار؟ اب وہ قدرے جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ روشانے ایک پل کو خاموش ہو گئی۔ وہ محبت بھرے انداز میں نہ صحیح، جھنجھلائے ہوئے انداز میں ہی صحیح، بے تکلفی برت گیا تھا۔ آپ سو جائیں سکون سے، میں فریش ہو کر باہر جا رہی ہوں۔ ویسے بھی میری ایک بار آنکھ کھل جائے تو دوبارہ نیند نہیں آتی، روشانے رسانیت سے بھرے انداز میں کہتی اس کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔ سادون نے تو یقیناً سکون کا ہی سانس لیا ہوگا۔ وہ تازہ دم ہو کر کمرے سے باہر نکلی۔ گھر میں واقعی کوئی نہ تھا، تحریم جا چکی تھی۔ پتہ نہیں تحریم بھابھی کو لینے اویس بھائی آئے ہوں گے یا بڑی امی نے ڈرائیور بھیجا ہوگا۔ اسے اس پل سب گھر والے بڑی شدت سے یاد آئے تھے۔ گھر میں بھی تو ان دونوں کی کمی کتنی شدت سے محسوس کی جا رہی ہوگی۔ وہ اور کشف بڑے ابو کے بقول گھر کی ساری رونق ان دونوں کے دم سے ہی تھی، اور یہ وقت گھر میں ویسے بڑی رونق والا ہوتا تھا۔ ناشتے کی میز پر سب اکٹھے ہوتے تھے۔ بڑے ابو اخبار کی سرخیاں آواز بلند پڑھتے تھے، پھر سب گھر والوں کے تبصرے ہوتے تھے۔ گھر میں سیاسی وابستگی رکھنے والے دو گروپ تھے، بڑے ابو ڈیڈی اور روشانے ایک سائڈ ہوتے تھے، جبکہ ممی، بڑی امی اور اویس بھائی دوسری طرف۔ کشف کو سیاست اور حالات حاضرہ سے خاص دلچسپی نہ تھی، وہ صرف دلچسپی سے ناشتہ کرتی۔ روشانے کا معاملہ مختلف تھا، اسے بڑے ابو اور ڈیڈی کی دیکھا دیکھی کم عمری سے ہی اخبار بینی کا چسکا لگ گیا تھا۔ اس کی دلچسپی اور رجحان کی حوصلہ افزائی بڑے ابو نے کی تھی۔ ان کی اسٹڈی میں چڑیا کو بھی پر مارنے کی اجازت نہ تھی، لیکن روشانے کے لیے اس اسٹڈی روم کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے رہتے۔ وہ خوش ہو کر کہتے کہ روشانے کی شکل میں انہیں اس ادبی عملی خزانے کا وارث مل گیا ہے۔ نصابی کتابوں کے ساتھ ساتھ روشانے کے سرحانے ملکی یا غیر ملکی ادب کا کوئی شاہکار سرور موجود ہوتا۔ بڑے ابو اپنی عزیز ازجان بھتیجی کے ساتھ علمی ادبی بحث کرتے۔ ہاں، ناشتے کی میز پر فقط ملک کے سیاسی حالات زیر غور آتے اور سبھی شریک گفتگو ہوتے۔ لطیف پیرائے میں ایک دوسرے کی سیاسی وابستگیوں پر طنز کیے جاتے، لیکن سب کچھ ہنستے مسکراتے ہوتا، اور کتنا مزہ آتا جب سب مل بیٹھتے تھے۔ روشانے کو اس پل سب اتنی شدت سے یاد آئے کہ آنکھیں بھیگ گئیں۔ اتنے میں پیچھے سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ چونک کر مڑی۔ سادون تھا جو ذرا بیزاری سے اس کی طرف اس کا موبائل بڑھا رہا تھا۔ یہ تم بیڈ روم میں بھول آئیں، شاید تمہارے گھر سے فون آ رہا تھا۔ روشانے نے بے قراری سے دیکھا، ممی کے نمبر سے 2 مس کال تھیں۔ اس نے فوراً کال ملائی۔ سلام دعا کے تبادلے کے بعد ممی نے چھوٹتے ہی ناشتے کا پوچھا۔ اویس اور تحریم کشف کے ہاں ناشتہ لے کر گئے ہیں، تمہاری چھوٹی پھپھو پھوپھا تمہاری طرف آ رہے ہیں، تم لوگ جاگ گئے ہو نا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ روشانے نے موبائل کان سے ہٹا کر دھیرے سے سادون کو مخاطب کیا۔ ممی کہہ رہی ہیں چھوٹی پھپھو ناشتہ لے کر آ رہی ہیں، اور اس ذرا سی بات پر ہی موصوف کے پہلے سے بگڑے تیور مزید بگڑ گئے تھے۔ حد ہوتی ہے بھائی، لگتا ہے ناشتے کے سوا دنیا میں کوئی اور دوسرا مسئلہ ہی نہیں، وہ بڑبڑایا تھا، ساتھ ہی ہاتھ کے اشارے سے منع بھی کر دیا۔ ممی، ناشتے کا تکلف رہنے دیں، سادون نے مجھے ناشتہ کروا دیا ہے، اس نے فراٹے سے جھوٹ بولا، پھر ایک دو باتیں مزید کر کے انہیں مطمئن کیا۔ سادون کی پیشانی کے بل کم ہوئے تھے۔ کال منقطع ہوئی تو اس نے کچن کی سمت اشارہ کیا۔ ہاں، کچن میں ہر چیز موجود ہے، اپنی مرضی کا ناشتہ کرو، میں سونے جا رہا ہوں، اور ہاں، آئندہ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اپنا سیل فون ہمراہ رکھا کرو۔ مطلب کیا ہے آپ کا کہ میں سونے جا رہا ہوں؟ میں ایک دن بلکہ ایک رات کی دلہن ہوں، خود ناشتہ بناؤں گی کیا؟ روشانے حیرت سے آنکھیں پھاڑے کھڑی تھی۔ اپنی قسمت پر رونا بھی آیا، پر اس شخص کے تیور دیکھ کر دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ بھلے سے محبت ملے نہ ملے، لیکن وہ ہر پل ہر گھڑی اسے اپنی موجودگی کا احساس دلوائے گی۔ نئی نویلی دلہن اگر بریڈ پر جیم لگا کر کھا لے گی تو اس کے دلناپے کو ہرگز کوئی گزن نہیں پہنچے گی۔ وہ تیکھے تیوروں سے گویا ہوا۔ جیم بریڈ میرے حلق سے نہیں نیچے اترتا، میں پراپر بریک فاسٹ کی عادی ہوں۔ اس کے تیکھے تیوروں سے خائف ہوئے بنا وہ مزے سے بولی تھی، اور یہ پراپر بریک فاسٹ کیا ہوتا ہے؟ بائی دا وے، وہ خشمگی انداز میں بولا تھا، آملیٹ، پراٹھا اور ساتھ کڑک سی چائے، میرا مطلب ہے اسٹرانگ ٹی، اور ہاں، ہماری فیملی میں کوئی بھی نیند کا دھنی نہیں، سبھی صبح سویرے اٹھنے کے عادی ہیں، اور بس جب ایک بار اٹھ گئے تو اگلا کام مزیدار ناشتے کا ہی ہوتا ہے، اور میں تو بھوک کے معاملے میں ویسے بھی بہت کچی ہوں، اور اس وقت بھی مجھے زور کی بھوک لگ رہی ہے، پلیز ناشتہ جلدی بنائیے۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ سادون تو اس فرمائش پر ہکا بکا ہی رہ گیا۔ مطلب تو مجھے آپ سے پوچھنا ہے، اگر آپ نے مجھے ناشتہ نہیں کروانا تو میرے گھر والوں کو ناشتے سے منع کیوں کیا؟ میں ممی کو کہتی ہوں، وہ چھوٹی پھپھو کے ہاتھ بھجوا دیتی ہیں ناشتہ۔ روشانے نے موبائل والا ہاتھ اوپر کیا۔
मुझे पराठा वराठा नहीं पकाना आता, ऑमलेट बना देता हूँ और टोस्ट सेंक देता हूँ, वो नरूठेपन से बोला था। एक कप चाय भी? रोशाने ने पराठे पर इसरार मुनासिब न समझा। वो उसे खाने वाली नज़रों से घूरता किचन की तरफ बढ़ गया था। रोशाने लाउंज में आकर बैठ गई। 15 मिनट बाद पटखने के अंदाज में उसके सामने नाश्ते की ट्रे रखी गई थी। ये सिर्फ आज के लिए था, कल से नाश्ता करो ना करो ये तुम्हारा दरअसल होगा, मेरा नहीं। साथ ही बावर भी करवाया गया था। जैसे आपके मिजाज है ना, जला भुना सा, वैसा ही आपने ऑमलेट बनाया है। मैं आज तो जहर मार कर रही हूँ, मगर आइंदा आपके हाथ का बना नाश्ता करने का सोचूंगी भी नहीं। सो बेफिक्र हो जाए। रोशाने ने उसके रूम में ना आने का तहिया कर लिया था। वो उसे घूरता हुआ वहां से चला गया। रोशाने चंदे में खामोशी से बैठी रही। खुद साख्ता हिम्मत और इत्मीनान बस इतनी ही देर के लिए था। अब हाथ पांव अजीब ठंडे ठंडे से हो रहे थे, भूख का कतन कोई एहसास ना होते हुए भी। उसने ट्रे अपनी जानिब खिसकाई तो ये थी इस घर में उसकी शादीशुदा जिंदगी की पहली सुबह। आंखों का फर्श गीला होने लगा था। फिर गहरा सांस खींचते हुए उसने खुद को कंपोज करने की कोशिश की थी और नाश्ता करने लगी। रात कशफ का वलीमा था। शर्माई लजाई सी कशफ पर अजीब ही रूप चढ़ा था। अयाज की दुल्हन होकर और अयाज की वारानान निगाहें भी मुसलसल उसका तवाफ कर रही थी। इन दोनों को देखकर रोशाने को अजीब कमाईगी का एहसास हुआ। उसने दिल ही दिल में खुद को सर्जनिश की कि वो जान से प्यारी सहेली को खुश देखकर जेलिस हो रही है, मगर अंदर से जवाब आया कि वो तो अपनी सहेली की दायमी खुशियों के लिए सदके दिल से दुआगो है, और ये अजीब बेबस करने वाली कैफियत तो सादून के रवैये की वजह से है। आज तरीम भाभी ने उसे शहर के मशहूर पार्लर से तैयार करवाया था। आखिर वो भी एक दिन पुरानी दुल्हन थी। वलीमे का फंक्शन कल मुनक्किद होना था, लेकिन कशफ के ससुराल में भी सब उसे देखने और मिलने के मुतमनी थे। हर किसी ने उसके लिबास और उसकी तैयारी को खुले दिल से सराहा था। सबके बकौल वो बेतहाशा हसीन लग रही थी, लेकिन जिन निगाहों में वो अपने लिए सताइश देखने की मुतमनी थी, और वो निगाहें उसकी जाने मुतवज्जो ही ना थी। वो जाने किससे अपने सेलफोन पर महवे गुफ्तगू था। लबों पर धीमी मुस्कान भी बिखरी थी। रोशाने का दिल कलस कर रह गया। फंक्शन इख्तिताम पजीर हुआ तो बड़ी अम्मी और मम्मी ने खानदानी रवाज के मुताबिक कशफ को साथ ले जाने की बात की। अयाज ने निगाहों ही निगाहों में माँ की मिन्नत की कि उसकी मम्मी ने बड़ी फुप्पो की सिफारिश का सहारा लिया। तय ये पाया कि अगले दिन दूल्हा खुद अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर ससुराल पहुंच जाएगा। अगर तुम्हारा मूड है और तुम अपने घर जाना चाहो तो जा सकती हो। सादून ने उसके कान में सरगोशी की। रवाज के मुताबिक वलीमे के बाद दुल्हन अपने दुल्हा की हमरा मैके जाती है, और हमारा वलीमा कल है। मैं कल घर जाऊंगी और आपको साथ लेकर जाऊंगी, तैयारी रखिएगा। जब उसने रोशाने का जी जलाया तो वो क्यों न उसका दम खुश करती। खौफ भरे अंदाज में वो मुंह बनाकर बोली थी, और वो मुंह फेर कर खड़ा हो गया। रोशाने कशफ से अलविदाई मुआंका करने के लिए आगे बढ़ गई थी। वलीमे की तकरीब में अंबर की सजधज देखने के लिए लायक थी। रोशाने ने नोट किया कि पूरी तकरीब में उसके अलावा अगर कोई अंबर से खाइफ है तो वो तहरीम भाभी हैं। सातून जरा देर के लिए ही अंबर के पास खड़ा हुआ था, लेकिन तहरीम भाभी ने फोटो सेशन का बहाना बनाकर भाई को फिर से स्टेज पर घसीट लिया था। मेहमानों की मौजूदगी के लिहाज में वो तहरीम की बात मानने पर मजबूर था, और फिर तहरीम भाभी खुद सारा वक्त स्टेज पर भाई के गिर्द मंडलाती रही थीं। अंबर तकरीब अधूरी छोड़कर चली गई तो उन्होंने सुकून का सांस लिया। रोशाने की ज़िरक निगाहें सब महसूस कर रही थीं। तकरीब के इख्तिताम पर रोशाने घर जाने के लिए बेकरार हो गई। उसकी बला से सादून जाता या नहीं, बस वो अब अपनों के दरमियान जाना चाहती थी। उसकी हैरत की इंतहा न रही जब वापसी के सफ़र में सादून भी बिना कहे उसकी हमरा था। ऐसे ही तो वो बड़ी अम्मी और मम्मी की गुड बुक्स में शामिल ना था। महज़ब, वज़ादार और फर्माबरदार दामाद वो उसके खूब वारी सदके जा रही थीं, लेकिन इन्हें क्या खबर थी कि इस महज़ब और फर्माबरदार शख्स के तीखे तेवर उनकी लाडली को तन्हाई में बर्दाश्त करने पड़ते हैं। क्या स्टूपिड रस्में हैं। दूल्हा को भी ससुराल में रात गुजारनी है। मैं इन लेट नाइट फंक्शंस की वजह से पहले ही बहुत थका हुआ हूँ, और अजनबी जगह पर मुझे वैसे ही नींद नहीं आती। तो किसने कहा था साथ आए? चले जाते अपने घर में। मैं भी अपने घर में सुकून हासिल करने आई थी। क्या खबर थी यहाँ भी आपके नखरे बर्दाश्त करने पड़ेंगे। रोशाने ने तंग आकर कहा था, तुम्हारी तहरीम भाभी की कार फरमाई है। मेरी फ़कत ये मजबूरी है कि मेरी बहन का ससुराल है, ये मुरवत निभानी पड़ती है, लेकिन मुरवत निभा कर आजिज़ आ गया हूँ मैं। वो तलखी से कहते करवट बदल कर सोने की कोशिश करने लगा। रोशाने अपनी जगह साख्त बैठी थी। चंद लम्हों बाद अजनबी जगह पर नींद ना आने का दावा करने वाला गहरी नींद सो चुका था, जबकि रोशाने की रात आंखों में कटी थी। शादी के बाद दावती पीरियड शुरू हो चुका था। मैके की तरफ से बहुत सी दावतें कशफ की वजह से
तबाह का शिकार थीं कि कशफ और अयाज हनीमून के लिए शुमाली इलाका जात के लिए गए हुए थे। वो लौटे तो दावतें फिर से शुरू हो गईं। सादून इन दावतों से उकताया हुआ था, लेकिन गनीमत था कि ये दावतें अटेंड कर रहा था और मेज़बानों के घर जाकर मसनूई खुशदिली का इजहार भी कर लेता था। हाँ, आज का डिनर निगहत खाला की तरफ था। उसके मिजाज में खुद ब खुद ही बशाशत दर आई थी। ये और बात के रोशानी का वहाँ जाने का कतई मूड ना था। सादा पुरखुलूस और मिलनसार सी निगहत खाला से तो उसे कोई मसला ना था। वो तो उसे अच्छी खासी लगने लगी थी। जाने इनकी मगरूर और बदलिहाज सी बेटी मिजाज और आदतों में माँ से इतनी मुख्तलिफ क्यों थी। आज अपनी तैयारी पर उसने मामूल से ज़्यादा तवज्जो दी थी। पता नहीं वो अंबर के बेपनाह हुस्न से खाइफ थी या शौहर की निगाहों में उसे देखकर जो चमक उभरती वो उसे अदम तहफ़्फ़ुज़ में मुब्तला कर देती थी। वो आज की दावत में अंबर के सामने फीका नहीं पड़ना चाहती थी। अपने जहेज़ का सबसे कीमती और महंगा लिबास ज़ेब तन करके उसने निहायत सलीके से मेकअप किया था। आईने ने गवाही दी थी कि वो अंबर से ज़्यादा ना सही कम हसीन भी नहीं लग रही थी। सादून ने अलबत्ता इस तैयारी को कोई नोटिस तक नहीं लिया था। जल्दी करो भाई, हम खासे लेट हो गए हैं। रोशाने जो उसकी जानिब से किसी सताइशी जुमले की मुंतज़िर थी, उसकी निगाहों तक में सताइश ना पाकर बुझ सी गई। निकत खाला के घर पहुंची तो उन्होंने पुरतपाक इस्तकबाल किया, लेकिन इस वसी व अरीज़ शानदार से घर में उनके अलावा मुलाजमों की फ़ौज थी और कोई भी ना था। सादून ने छूटते ही अंबर का पूछा था, अपनी किसी दोस्त के यहाँ गई है, देखो कब तक वापसी हो। उन्होंने धीरे से बताया। सादून की आंखों की जोत बुझी थी, लेकिन रोशा ने दिल ही दिल में शुक्र किया था। डिनर टेबल पर जरा सी देर के लिए खाला के शौहर भी तशरीफ लाए थे। रोशाने ने इन्हें पहली बार देखा था। हैरत की बात थी कि वो शादी के किसी भी फंक्शन में शामिल ना हुए थे। सूटेड बूटेड से हबीब अंकल खासी रोबदार पर्सनैलिटी के मालिक लग रहे थे। उन्हें देखकर रोशाने को अंदाज़ा हो गया कि अंबर ने ये बेपनाह हुस्न और मिजाज कहाँ से मुस्तार लिया है। रस्मी सी दो चार बातें करके उन्होंने बाकी डिनर के दौरान खामोशी अख्तियार कर रखी थी और डिनर करते ही रुखसत हो गए। निकत खाला अलबत्ता खूब आदाब मेज़बानी निभा रही थी। उन्होंने रोशाने की ढेरों तारीफ़ें करके उसे महजूब भी कर डाला। जाते समय अंबर की आंध हुई थी, तुम भी कमाल लड़की हो, कभी कोई ऐसी दावत देखी है जिसमें मेज़बान ही गायब हो। सादून ने उसे बेतकल्लुफ़ी से लेताड़ा। तुमसे किसने कहा कि आज की दावत की मेज़बान मैं थी? ये तुम्हारी खाला की तरफ से दिया गया था। मेरा डिनर अभी ड्यू है। वो मुस्कुराकर मुखातिब थी। तो जनाब, आप कब डिनर पर इनवाइट कर रही हैं? इससे बात करते हुए सादून के लहजे से शहद टपकने लगता था। मेरी तरफ से कल ही आ जाओ, लेकिन घर पर नहीं, डिसाइड करके कहीं बाहर चलते हैं। दोनों ने गुफ्तगू में रोशाने को बिल्कुल नज़रअंदाज किया हुआ था। वो शदीद सुबकी के एहसास से दो चार थी। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। सादून ने फौरन प्रोग्राम डन किया था, लेकिन कल तो छोटी पुप्पो के यहाँ डिनर है। रोशाने को ना चाहते हुए भी मुदाखलत करनी पड़ी। इनका डिनर कैंसिल करवा दो, मेरा मतलब है कि कल के बजाय कोई और दिन रख लेंगे। इसमें क्या मसला है? सादून बेनियाजी से बोला। रोशाने ने बहुत मुश्किल से जब्त किया। जानती थी कि अपनी बात पर इसरार का मतलब मजीद सुबकी और बेइज्जती। सादून अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाला। फिलवक्त खामोशी में ही आफियत थी। अंबर अलबत्ता उसके चेहरे के तासरात बगौर जांच रही थी और महफूज मुस्कुराहट लबों पर सजाए हुए थी। वापसी के सफ़र में रोशाने दिल की भड़ास निकाली थी। कितने मज़े से कह दिया आपने, छोटी पुप्पो की दावत कैंसिल कर दें। इन बेचारी ने आधी तैयारी तो कर भी ली होगी। सिर्फ मेरी आपकी दावत थोड़ी है, कशफ अयाज होंगे, मम्मी डैडी वगैरह सबको इनवाइट किया हुआ है। दावत से एक दिन पहले हम जाने से इनकार कर दें, कितना बुरा लगेगा। और अंबर की दावत कबूल करते हुए ये भी नहीं सोचा कि आज हम इनके यहाँ डिनर कर चुके हैं और वो इतनी अलमैनर्ड लड़की है कि अपने घर आए मेहमानों के इस्तकबाल को घर में मौजूद नहीं थी। वापसी पर चंद मिनटों के लिए शक्ल दिखाई, खड़े खड़े कल की दावत दी। आपने ऐसे झट से कबूल कर लिया उसे, जैसे कब से उस दावत के इंतज़ार में थे, और फिर इस इमरजेंसी की दावत के पीछे मेरी फूफो की दावत को मनसूख करवा रहे हैं। वो नरूठेपन से बोली। मनसूख नहीं करवा रहा, फ़कत एक दिन आगे करवा रहा हूँ और तुम टेंशन ना लो। मैं तहरीम से कहूँगा, वो मेरी ऑफिस मसरूफियत का बहाना बनाकर फूफो से खुद बात करेगी। सादून के पास हर मसले का हल था। रोशाने ने मजीद बहस ना की। हाँ, आंखों में आए पानी को उससे छुपाने की खातिर रुख ज़रूर मोड़ लिया था। अगले दिन सादून के ऑफिस जाने के बाद तहरीम का फ़ोन आया था। वो रोशाने से सादून के बयान की तस्दीक चाह रही थी कि क्या वाकई ऑफिस के किसी काम की वजह से फूफो की दावत एक दिन आगे बढ़ाई जा रही है या कोई और बात है। और रोशाने ने कोई और बात छुपाना ज़रूरी ख्याल ना किया। आखिर तहरीम भाभी को भी पता लगना चाहिए था कि उनका लाडला भाई अपनी कज़न के पीछे एक बना बनाया प्रोग्राम ख़राब कर रहा है। तहरीम भाभी रोशाने की बात सुनकर चंद लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश हो गई थीं। अंबर सादी भाई की बचपन की दोस्त है, दोनों इकट्ठे पढ़े हैं, इसलिए दोनों में बेतकल्लुफ़ी भी बहुत है। तुम अंबर की वजह से हरगिज़ टेंशन ना लिया करो, लेकिन कोशिश करो कि अब सादी भाई अंबर को कम लिफ्ट करवाया करे।
وہ موڈی اور سرپھری سی لڑکی ہے، اسے اپنی پرائیویسی میں دخل دینے کی اجازت کبھی مت دینا۔ تحریم بھابھی نے بظاہر لہجے کو سرسری سا بنا کر اسے نصیحت کی تھی، لیکن وہ ان کے لہجے میں چھپا خدشہ پا گئی تھی۔ یہ بات آپ مجھے نہیں، اپنے سعدی بھائی کو سمجھائیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی روشانے کا لہجہ قدرے تلخ ہو گیا تھا۔ یہ اور بات کہ فون بند کرنے کے بعد وہ تحریم بھابھی سے یوں مخاطب ہونے پر سخت پشیمانی کا شکار بھی ہو گئی تھی۔ رات کو امبر کی دعوت پر جانے کا اس کا قطعی کوئی موڈ نہ تھا۔ کل امبر کی وجہ سے اس نے اپنی تیاری پر بہت توجہ دی تھی، لیکن آج دل و دماغ کی کیفیت بالکل متضاد تھی۔ وہ بہت سادہ سے حلیے میں جانے کے لیے تیار تھی۔ سادون نے نہ تو کل اسے سراہا تھا، نہ آج اسے اتنے سادہ حلیے کی وجہ دریافت کی تھی۔ وہ خود خیر نکھرا ستھرا سا لگ رہا تھا۔ اسے بلا کے خوبرو اور وجیح شخص نے اس کے دل کی دھڑکن اپنے نام کر لی تھی، لیکن روشانے کو اس کے دل تک رسائی حاصل کرنا فقط ایک خواب لگتا تھا۔ امبر نے انہیں شہر کے سب سے مہنگے اور بہترین ریسٹورنٹ میں مدعو کیا تھا۔ سیاہ ساڑی میں اس کا حسن خوب دمک رہا تھا۔ روشانے لڑکی ہونے کے باوجود اس کے حسن سے مروب ہو جاتی تھی۔ سادون تو مرد تھا، وہ کیسے اس بے پناہ حسن سے نگاہیں چرا سکتا تھا؟ امبر کو خود اس حسن کا بھرپور ادراک تھا اور وہ گرد و پیش سے اٹھنے والی ہر ستائشی نگاہ کو حق سمجھ کر وصول کر رہی تھی۔ ڈنر کے دوران سادون اور امبر دونوں محو گفتگو رہے، اپنی یونیورسٹی کے دنوں کی شرارتوں، پرانے دوستوں اور بیتی یادوں کو دہراتے ہوئے۔ وہ روشانے کی موجودگی کو فراموش کیے بیٹھے تھے۔ روشانے خود کو دل میں سمجھاتی رہی کہ یہ محض دو پرانے دوستوں کی بے تکلفی ہے، لیکن دل اس بیان کی تصدیق کے موڈ میں نہ تھا۔ ایسا ایسا گفتگو کا دائرہ دوسرے موضوعات کی طرف پھیل گیا۔ اب امبر اور سادون شد مجھ سے ملک کے معروضی حالات ڈسکس کر رہے تھے۔ روشانے کو حیرت ہوئی، یعنی موصوفہ اس طرح کی پرسنالٹی بھی رکھتی تھیں۔ حیرت انگیز طور پر کئی معاملات میں امبر اور سادون کا نقطہ نظر ایک دوسرے کے بالکل برعکس تھا۔ روشانے سادون کی ہم خیال تھی، مگر بحث میں کودے بغیر خاموشی سے دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ لگتا ہے ہماری باتوں سے تمہاری بیگم بور ہو رہی ہیں، امبر نے بظاہر مسکرا کر کہا، لیکن اس کی نگاہوں میں بڑی تمسخرانہ سی چمک تھی۔ سادون نے اس کا فکرہ نظر انداز کر کے اپنی بات جاری رکھی تھی۔ جواب میں امبر نے زوردار دلیل دے کر اپنے تئیں سادون کو لاجواب کر دیا تھا۔ جب سادون سے واقعی کوئی جواب نہ بن پڑا تو وہ کہکا لگا کر ہنس پڑی تھی۔ تب دھیمے سے لہجے میں روشانے خود بخود گفتگو میں شامل ہو گئی۔ اس نے امبر کے نقطہ نظر سے فوری اختلاف کیا، اور یہ محض اختلاف برائے اختلاف نہ تھا۔ ملک کے جید اور معتبر صحافیوں کی رائے پیش کرنے کے ساتھ وہ بین الاقوامی اخباروں میں چھپنے والے آرٹیکلز کی بنیاد پر اعداد و شمار پیش کر رہی تھی۔ بڑے ابو کی صحبت میں ایک عمر گزارنے کے بعد اسے ان معاملات پر اتنا عبور تو حاصل ہو ہی گیا تھا کہ وہ امبر جیسی نام نہاد دانشورانہ سوچ کی اپنی پر اثر دلیلوں سے پرخچے اڑا دے۔ دھیما شستہ لہجہ مگر کاٹ دار دلیلیں، وہ بولنے پر آئی تو کسی دوسرے کو ٹوکنے تک کی مجال نہ تھی۔ سادون کی نگاہوں میں بے پناہ حیرت تھی اور امبر کی نگاہوں میں ناگواری کا احساس۔ آج کھانا کھا کر مزہ نہیں آیا، یہ لوگ اپنے نام کے مطابق معیار برقرار نہیں رکھ پا رہے۔ اس نے نیپکن سے منہ پوچھتے ہوئے موضوع ہی بدل ڈالا۔ روشانے دھیرے سے مسکرا دی، اور یہ مسکراہٹ امبر کو تیش دلانے کے لیے کافی تھی۔ ڈنر کے اختتام پر وہ نئے نویلے جوڑے کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کر رہی تھی تو یہ الفاظ بولتے ہوئے اسے ضبط کے کن کڑی منزلوں سے گزرنا پڑا یہ وہی جانتی تھی۔ واپسی کے سفر میں سادون پہلی بار روشانے کے لیے ستائشی کلمات ادا کر رہا تھا۔ اسے روشانے کی باخبری پر واقعی خوشگوار حیرت ہوئی تھی، اور وہ اسی حیرت کا اظہار کر رہا تھا۔ تحریم بتاتی تھی کہ تمہارا ذوق اور عادتیں مجھ سے ملتی ہیں۔ مجھے کبھی یقین نہ آیا، آج اندازہ ہوا کہ وہ اتنی غلط بھی نہ تھی۔ ذوق کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، لیکن مزاج اور عادتیں ہرگز نہیں۔ روشانے نے فوراً تردید کی تھی۔ وہ پہلی بار اس کی کہی بات پر کھل کر ہنسا تھا۔ جیسے تیسے صحیح، مگر زندگی ایک ڈھب پر چل پڑی تھی۔ روشانے نے گھرداری سنبھال لی تھی۔ صفائی ستھرائی اور چھوٹے موٹے کاموں کے لیے عذرا آتی تھی۔ درمیانی عمر کی عورت، مگر کاموں میں خاصی پھرتیلی تھی۔ برسوں سے اس گھر کی ملازمہ تھی اور ہر راز سے باخبر۔ ایک بار امبر سادون سے ملنے آئی اور اسے ساتھ لے کر کسی مشترکہ دوست کی طرف چلی گئی تو عذرا نے ہی روشانے کو امبر سے خبردار کیا تھا، سادی بھائی کو امبر باجی کے سائے سے بھی محفوظ رکھیں۔ روشانے بی بی بہت چلتر لڑکی ہے، یہ شادی کے بعد بھی سادی بھائی کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ ایسی بات نہیں ہے عذرا، دونوں کلاس فیلو ہیں اور پرانے دوستوں کے بیچ اتنی بے تکلفی تو ہوتی ہی ہے نا۔ اس نے عذرا کی باتوں میں دلچسپی لینا، کوئی رد عمل دینا مناسب نہ سمجھا، لیکن عذرا تو خود ہی ساری معلومات دینے کو بے قرار بیٹھی تھی۔ یہ جو سادی بھائی ہیں نا، امبر باجی کے عشق میں گوڈے گوڈے گرفتار تھے، لیکن بہنیں ان کی امبر باجی سے شادی پر بالکل تیار نہ تھیں۔ سادی بھائی نے بھوک ہڑتال کر دی، تب تمکنت باجی نے ان کا رشتہ ڈالا تھا، لیکن آگے سے امبر باجی نے خود ہی انکار کر دیا۔
سچ سب کے کلیجوں پر ٹھنڈ پڑ گئی۔ میں نے تو خود جا کر 2 نفل ادا کیے تھے شکرانے کے۔ ایسی بددماغ مغرور لڑکی اس گھر کی بہو بن کر آتی تو کیا بنتا بیچاری بہنوں کا۔ تمکنت باجی تو خیر ملیشیا بیٹھی ہیں، بیچاری تحریم بھابھی کا میکا ہی چھوٹ جاتا۔ بس سعدی بھائی کی عقل پر پردے پڑے تھے، ورنہ کسی اندھے کو بھی نظر آ جائے کہ اس لڑکی کا مزاج اور عادتیں کیسی ہیں۔ ہم جیسے انسانوں کو تو خیر یہ انسان سمجھتی ہی نہیں، یہ تو تحریم باجی تک اسے اتنا خار کھاتی تھیں، اور تو اور نگہت خالہ تک کی بے عزتی کرتی رہتی ہیں۔ عذرا اپنی ہی دھن میں بولتی جا رہی تھی۔ نگہت خالہ ماں ہے امبر کی، کوئی اپنی ماں کی کیوں بے عزتی کرنے لگا؟ یوں بے پر کی مت اڑاؤ، اس نے عذرا کو ٹوکا۔ لو جی، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، نگہت خالہ سگی ماں تھوڑی ہیں، سوتیلی ماں ہے امبر باجی کی، اور دنیا سوتیلی ماؤں کے ظلم و ستم کی داستاں سناتی ہے، لیکن یہاں قصہ ہی الٹ ہے۔ جیسے بدلحاظ نگہت خالہ کے شوہر، ویسی ہی بدتمیز بیٹی۔ بیچاری نگہت خالہ تو ایک محل میں ظالم دیو اور خوبصورت چڑیل کی قید میں زندگی گزار رہی ہیں، لیکن سعدی بھائی سب کچھ جانتے بوجھتے بھی اس چڑیل کے عشق میں کیسے گرفتار ہوئے، یہ بات میری تو عقل میں سماتی نہیں۔ خیر شکر ہے وہاں سے خود ہی انکار ہو گیا۔ انکار سن کر مجنوں بن گئے تھے سعدی بھائی۔ تحریم باجی نے آپ کا رشتہ ڈھونڈا تو اللہ اللہ کر کے اس رشتے پر راضی ہوئے۔ رب کا کیسا کرم ہے کہ خود بخود امبر باجی سے جان چھوٹ گئی، لیکن آپ سعدی بھائی کو ذرا کنٹرول میں رکھیں، مرد کو بھٹکتے دیر نہیں لگتی۔ عذرا نے بڑے خلوص سے مشورہ دیا تھا۔ روشانے کے ہاتھ پاؤں ایک دم سے سن ہو گئے۔ اس نے عذرا کا دھیان اس کے کام کی طرف مبذول کرایا اور خود بیڈ روم میں چلی آئی۔ خاندانی ملازم گھر کا بھیدی ہوتے ہیں۔ عذرا کی باتوں میں 100% سچائی نہ بھی ہو تو کچھ نہ کچھ سچائی تو ضرور تھی۔ وہ جو اب تک سادون کی بے مہر اور سپاٹ سے انداز کو اس کی شخصیت کا خاصا قرار دے کر دل کو مطمئن کرنا چاہتی تھی، آج ان تمام خوشگمانیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ سادون تک اس کو رسائی اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ وہاں پہلے ہی کوئی قابض تھا، لیکن عذرا کے بقول انکار امبر کی طرف سے ہوا تھا تو وہ اب کیوں سادون کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اس گھر میں اس کی آمد بڑھنے لگی اور اکثر ہی وہ کسی نہ کسی بہانے سادون کو ہمراہ لے جاتی۔ ہر باری اس کی آمد پر روشانے کا جی کھٹکتا تھا، لیکن آج ساری حقیقت جان کر تو گویا جسم میں جان ہی نہیں بچی تھی۔ اس کا شوہر کسی اور کی زلف کا اسیر تھا۔ وہ یہ حقیقت جاننے کے بعد کیسے اس کے سنگ زندگی گزار سکتی تھی؟ عزت نفس کا پندار بری طرح مجروح ہوا تھا۔ روشانی کی عقل معاف ہو چکی تھی کہ وہ کیسے اس صورتحال سے نپٹے۔ دل ہی دل میں تحریم بھابھی پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے انہوں نے اس کی زندگی کے ساتھ کھیل کھیلا، شاید اسی لیے وہ کشف کے بجائے اس کی طلبگار ہوئی تھیں۔ اویس بھائی کی سگی بہن کے ساتھ وہ اپنے بھائی کی شادی کا رسک کیسے لے سکتی تھیں؟ سو قربانی کے بکرے کے روپ میں انہیں روشانے بھا گئی، لیکن کیا اس گھر میں اتنے دن گزارنے کے بعد بھی انہیں اندازہ نہ ہوا کہ ان کے شوہر اور ساس سسر کی نگاہ میں روشانے کی حقیقت کشف جتنی ہی ہے، اور اگر وہ گھر والوں کے علم میں سارا معاملہ لے آئے تو کیا تحریم بھابھی کہ اپنی کوئی زندگی متاثر نہیں ہوگی؟ روشانے ہر پہلو پر غور کر رہی تھی، پھر اس نے تھک ہار کر ہار مان لی۔ وہ کب یہ چاہے گی کہ اس کی وجہ سے اویس بھائی تحریم بھابھی کی شادی شدہ زندگی متاثر ہو؟ سب کی خوشیوں کی خاطر سمجھوتا اسے کرنا تھا، اور وہ خود کو یہ سمجھوتا بھری زندگی گزارنے کے لیے تیار کرنے لگی تھی۔ بہت ذائقہ ہے تمہارے ہاتھ میں، کھانا تم واقعی لاجواب پکاتی ہو۔ سادون قیمہ شملہ مرچ سے انصاف کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ کے ذائقے کو تسلیم بھی کر رہا تھا۔ روشانے کے لبوں پر پھیکی مسکراہٹ پھیل گئی۔ چلو کسی صورت ہی اس کے لبوں سے ستائش کا کوئی فقرہ تو سننے کو ملا۔ ویسے آج کل بہت چپ رہنے لگی ہو تم، خیریت؟ ورنہ شادی کے بعد تمہارے بولنے کی رفتار سے میں خاصا پریشان ہو گیا تھا۔ آج اس نے اتنے بہت دنوں بعد اس کی خاموشی نوٹ کر کے خاموش رہنے کی وجہ دریافت کر ڈالی۔ سیانے کہتے ہیں ایک چپ سو سکھ، بس سیانوں کی بات پر عمل کر رہی ہوں۔ وہ ناخنوں پر نگاہ جما کر بے تاثر سے لہجے میں بولی۔ سادون نے ایک گہری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی اور پھر خود بھی سیانوں کے مقولے پر عمل کرنا مناسب جانا۔ میں کچھ دنوں کے لیے گھر جانا چاہتی ہوں، کشف بھی رہنے آئے گی۔ شادی کے بعد ہم ابھی تک اکٹھے نہیں رہے۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد اس نے سادون کو مخاطب کیا۔ جتنے دن کے لیے جانا چاہو اتنے دن کے کھانے بنا کر فریز کر جانا، بازار کے کھانے سے میرا پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ سادون نے اسے جانے کی مشروط اجازت دے ڈالی اور اپنی اس وقت پر روشانے کا جی جل کر خاک ہو گیا۔ وہ سیانوں کی بات سے روگردانی کرنے کے بارے میں سوچی رہی تھی کہ عذرا کی اوئی اوئی اور ہائے اللہ کی پکار سن کر جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس گئی۔ بہت برا بونٹا آ گیا ہے باجی، روشانے کو دیکھ کر وہ کراہی۔ وہ اپنی پنڈلی پکڑ کر دوہری ہوئی جا رہی تھی، مطلب کریمپس۔ روشانے نے اس کی حالت دیکھ اس اصطلاح کا درست ترجمہ کیا۔ ہاں جی وہی، ہائے اللہ مر گئی میں۔
وہ پھر چیخی تھی اور اس کے چہرے سے ہی شدید اذیت کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ ابھی ابھی پورچ دھو کر آئی تھی، شلوار کے پائنچے بھی اچھے خاصے گیلے تھے۔ اچھا تم بیٹھو تو صحیح۔ روشانی نے اسے صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں کارپٹ پر بیٹھ گئی اور اپنی گود میں اس کی متاثرہ ٹانگ رکھ لی۔ عذرا کی ہاؤ ہو جاری تھی۔ سادون بھی ادھر آ نکلا۔ سادون پلیز زیتون کے تیل کی شیشی پکڑائیے گا، اس نے سادون کو پکارا۔ سادون نے شیشی لا دی تو وہ عذرا کے ہاؤ ہو کے باوجود نرم ہاتھوں سے اس کی پنڈلی کی مالش کرنے لگی، ساتھ ہی نصیحتیں بھی جاری تھیں کہ خوراک میں کن اجزاء کی کمی سے یہ مسئلہ جنم لیتا ہے۔ روشانی بی بی آپ کا نیا جوڑا خراب ہو رہا ہے، رہنے دیجی، میں خود تیل مل لیتی ہوں۔ عذرا سخت شرمندگی سے دو چار تھی۔ گرد آلود گیلے پانچے روشانی کے سوٹ کو بھی داغدار کر رہے تھے، لیکن وہ ان سب سے بے نیاز اپنے کام میں مصروف تھی۔ سادون دھیرے سے مسکرا کر واپس پلٹ گیا تھا۔ عذرا کے درد کی شدت میں اضافہ ہوا تو روشانی نے اسے چھٹی دے دی۔ اب گھر کے باقی کام اسے ہی کرنے تھے۔ مصروفیت کا یہ فائدہ ہوا کہ دماغ سے ساری بیکار سوچیں نکل گئی تھیں۔ سادون کے لیے ہفتے بھر کے کھانے فریز کر کے وہ میکے آ گئی تھی۔ کشف اس سے پہلے موجود تھی اور دونوں ماؤں سے خوب لاڈ اٹھوا رہی تھیں۔ روشانی بھی آن پہنچی تو گویا سب کی عید ہو گئی۔ وہی گھر، وہی جان چھڑکنے والے گھر والے، وہی ہمجولی، لیکن پھر بھی کچھ تھا کہ اب زندگی میں پہلے والی بات نہ تھی۔ کشف کے موبائل فون پر گھڑی گھڑی ایاز کے میسج آتے، رات کو بھی وہ ایاز سے ہی محو گفتگو ہوتی، اور وہ اور کشف شادی سے پہلے ایک کمرہ شیئر کرتے تھے اور اب بھی دونوں کا بسیرا وہیں تھا، لیکن روشانی کو وہاں اپنی موجودگی ان کی پرائیویسی میں مداخلت لگتی۔ وہ چپ چاپ لاؤنج میں چلی آئی۔ تحریم بھابھی کسی کام سے وہاں سے گزری تو روشانی کو کسی سنگی مجسمے کی طرح ساکن بیٹھے دیکھا۔ کن خیالوں میں گم ہو روشانی؟ انہوں نے اسے پیار بھرے لہجے میں پکارا۔ وہ اپنے خیالوں سے چونکی۔ سادی بھائی یاد آ رہے ہیں نا؟ انہوں نے اپنی دانست میں اسے چھیڑا تھا۔ روشانی نے جواب دینے کے بجائے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ تم خوش تو ہو نا روشانی؟ وہ جانے کیا تصدیق چاہ رہی تھیں۔ جی بھابھی، آپ سب کو خوش دیکھ کر میں واقعی بہت خوش ہوں۔ اللہ سب کی خوشیوں کو اسی طرح قائم رکھے، وہ سادہ سے انداز میں مسکرا کر کہتی۔ واپس کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تحریم کی پرسوچ نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ آپ آج شام کو مجھے لینے آ جائیں، اس نے سادون کو فون کیا تھا۔ خیریت؟ ابھی تو وہی فریز کیے ہوئے کھانے باقی ہیں۔ سادون کی خیریت اور حیرت بے ساختہ تھی۔ روشانی نے جس طرح ضبط کیا یہ وہی جانتی تھی۔ کشف بھی ہفتے بھر کے لیے رہنے آئی تھی، لیکن ایاز بھائی کا اس کے بغیر دل نہیں لگا۔ وہ تو پرسوں ہی واپس لوٹ گئی ہے۔ آپ بھی شیڈول سے ایک آدھ دن پہلے مجھے لینے آ جائیں تو شاید ممی اور بڑی امی کے لیے یہ بات اطمینان کا باعث ہو۔ وہ ہر وقت مجھ سے میری خوشی کے بارے میں استفسار کرنے لگی ہیں، شاید اب میرا چہرہ چغلی کھانے لگا ہو۔ اور وہ صاف گوئی اختیار کیے بنا نہ رہ پائی۔ اوکے، میں شام کو آ جاؤں گا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد سادون سنجیدگی سے گویا ہوا۔ روشانی نے کال منقطع کر دی۔ ابھی سے کیوں جا رہی ہو بیٹا؟ ابھی تو تم نے 2 دن مزید رکنا تھا۔ ممی اسے پیار بھرے لہجے میں استفسار کر رہی تھی۔ بس ممی، سادون تو کب سے آنے کا کہہ رہے تھے، میں ہی منع کرتی رہی، پر اب کشف بھی چلی گئی تو سوچا سادون کو مزید مت ڈالوں، آنے دوں انہیں۔ وہ رسانیت سے بولی، اور ممی تو یہ بات سن کر ہی نہال ہو گئی۔ اچھا کیا بیٹا، جب سادون کا وہاں دل نہیں لگ رہا تو تمہارا جانا ہی مناسب ہے، کچھ دن بعد پھر چکر لگا لینا۔ ممی کے کہنے پر اس نے اسبات میں سر ہلا دیا، اور اطمینان اس وقت اسے ماں کے چہرے پر نظر آ رہا تھا۔ اس کے لیے یہ جھوٹ اسے سراسر جائز لگا تھا۔ میرا خیال ہے سادون کے لیے قیمہ بھرے کریلے بنا لیتی ہوں، سادون کو بہت پسند ہے۔ ممی نے فوراً ہی شام کے کھانے کا مینیو بھی ترتیب دینا چاہا۔ اب آپ صرف اپنے داماد کی پسند ناپسند کو اہمیت دیتی ہیں۔ میں نے شام کو کڑھی چاول کھانے ہیں، آپ وہی بنائیے گا۔ وہ ذرا نروٹھے پن سے بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے نا، قیمہ کریلے بھی بنا لیتی ہوں نا ساتھ، اور کڑھی چاول بھی میٹھا تم بنا لینا، ممی نے کہا، اور وہ اس بات میں سر ہلاتے پھر سے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن اس کا آج کوئی بھی کام کرنے کو بالکل موڈ نہ تھا۔ جانتی تھی ممی سب کچھ خود ہی کر لیں گی۔ میکے آ کر لڑکیاں یوں ہی کاہل اور سست سی ہو جاتی ہیں، اور اس کا دل کا موسم بھی اسی جمود بھری کیفیت کا سبب تھا۔ اگر اپنے گھر والوں کا خیال نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی سادون احمد کی زندگی میں کسی انچاہی ہستی کی مانند شریک نہ رہتی۔ شادی کے بعد احساس ہوا کہ لڑکیوں کو اکثر سمجھوتے اپنے پیاروں کی خاطر کرنے پڑتے ہیں۔ شام کے کھانے پر سبھی سادون کی راہ دیکھ رہے تھے، لیکن اس کی آمد کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ روشانی نے 2-4 بار کال کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے کال ریسیو نہ کی۔ وہ سب کے سامنے عجیب خفت سے دوچار تھی۔ اس کے علاوہ تحریم بھابھی تھیں جو عین اسی کیفیت میں مبتلا تھیں۔ انہوں نے الگ گوشے میں جا کر بھائی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ سادون نے دوسری دفعہ کوشش کرنے پر کال ریسیو کر لی۔ سادی بھائی کہاں ہیں آپ؟ سب کھانے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آج آپ نے روشانی کو لینے آنا تھا، وہ خفگی بھرے انداز میں استفسار کر رہی تھی۔ ہاں یار، بس کام ایسا نکل آیا کہ میں آ نہیں
पाया। वो बोला था, ऐसा भी क्या काम सादी भाई, और कम अज़ कम रोशाने का फ़ोन ही रिसीव कर लेते। कब से ट्राई कर रही थी। तहरीम को भाई पर खूब ही गुस्सा आ रहा था। फ़ोन साइलेंट पर था। मैं अंबर को लेकर हॉस्पिटल आया हुआ हूँ। वो शॉपिंग पर निकली हुई थी। मॉल में ही उसका बीपी लो हो गया। उसने मुझे फ़ोन कर दिया। बस उसे ड्रिप लगी है, अब तो ख़त्म होने वाली होगी। मैं जाकर देखता हूँ, उसे डिस्चार्ज करवा कर घर भेज दूँ, फिर आता हूँ रोशानी को लेने। वो थके थके अंदाज में गया हुआ था। बस अब रहने दीजिए, आखिर सब कब तक आपका इंतज़ार करेंगे। रोशानी को फ़ोन करके कोई मुनासिब सा बहाना बना दीजिए, और बराए मेहरबानी अंबर का तज़किरा मत कीजिएगा। तहरीम ने बहुत मुश्किल से गुस्सा ज़ब्त करते हुए भाई को मुखातिब किया। सादुन ने तो उसकी हदायत पर फौरी अमल करते हुए रोशानी को कॉल मिला ली थी, लेकिन तहरीम से अब मज़ीद ज़ब्त करना मुमकिन नहीं हो रहा था। रात को जब अवैस मामूल के मुताबिक माँ बाप के बेडरूम में उनके साथ चाय पी रहा था, तहरीम ने अपने कमरे में आकर अंबर को कॉल मिलाई थी। खैरियत, आज मेरी याद कैसे सताई? अंबर ने इस्तेज़ाइया अंदाज में दरियाफ्त किया। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? तहरीम ने स्पाट से अंदाज में दरियाफ्त किया। मेरी तबीयत को क्या होने लगा? ठीक हूँ, एकदम फिट। वो मुस्कुराकर बोली। सादी भाई बता रहे थे तुम्हारा बीपी लो हो गया था। तहरीम ने इस्तफसार किया। मेरा बीपी तो लो हुआ था या नहीं, पर तुम्हारा बीपी क्यों हाई हो रहा है? वो सरासर उसे चिढ़ा रही थी। और बस तहरीम का ज़ब्त भी जवाब दे गया। अंबर, तुम क्यों सादी भाई के पीछे पड़ी हो? उनकी शादी हो चुकी है। उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करके तुम्हें क्या हासिल होगा? अंबर उसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। तुम्हारे लहजे की तफवीज़ से जाहिर हो रहा है कि शादी की ज़िंदगी में मेरी मुदाखलत से शादी के बजाय तुम्हारी ज़िंदगी मुतासिर होने का ज़्यादा खदशा है। आखिर रोशानी नंद है ना तुम्हारी, सगी ना सही रिश्ते के सही, लेकिन मैंने नोट किया है कि तुम्हारा शौहर उसे सगी बहनों की तरह ही चाहता है। एम आई राइट तहरीम? वो लुत्फ लेते हुए पूछ रही थी, और लम्हे के 1000वें हिस्से में तहरीम की समझ में आ गया कि वो शादी और रोशानी की ज़िंदगी के बीच में आने की क्यों कोशिश कर रही है। तुम्हें मेरे साथ मसला है ना अंबर? सादी भाई और रोशानी की लाइफ तो डिस्टर्ब मत करो। पहले भी तुम्हारे इनकार के बाद वो बहुत मुश्किल से संभले थे, बहुत मुश्किलों से वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं। इन्हें दोबारा कोई आस उम्मीद मत दिलाओ। आखिर वो दोस्त हैं तुम्हारे। मेरी दुश्मनी में अपने दोस्त के साथ तो दुश्मनी मत करो। ये जानते हुए भी कि अंबर पर किसी बात का कोई असर ना होगा, तहरीम मिन्नत पर उतर आई थी। शादी से मेरी वाकई कोई दुश्मनी नहीं, मेरी फ़कत ये मजबूरी है कि वो तुम्हारा भाई है। और वो मुस्कुराकर कहती एक लम्हे को रुकी थी, और ये कि इत्तफाक से उसकी बीवी तुम्हारी नंद है। अगर मैं शादी की ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करूँगी तो तुम्हें मज़ा कैसे चुकाऊँगी? तहरीम डेयर, अंबर जहर खन अंदाज में मुस्कुराकर बोली थी। मेरी ज़िंदगी जाए भाड़ में। तुम फ़कत ये बताओ कि अगर सादी भाई रोशानी को छोड़कर एक बार फिर तुम्हारे तलबगार बनते हैं तो क्या इस बार भी उन्हें खाली हाथ लौटाओगी? मेरे भाई का दिल दूसरी बार तोड़ते हुए तुम्हें किसी पेशमानी, कोई नदामत नहीं होगी। वो दुख भरी बेयकीनी से इस्तफ्तार कर रही थी। माइंड मत करना तहरीम, तुम्हारे इस बेवकूफ़ भाई के पास अच्छी शक्ल सूरत के सिवा है ही क्या जो मैं इस बार उसके लिए संजीदगी अख्तियार करूंगी। डैड ने मेरा जहाँ रिश्ता तय किया है, शादी तो मैं वहीं करूंगी। दिल उजड़ गया है तो क्या हुआ, एक पुरतइश जिंदगी तो गुजारूंगी ना। मेरा मसला सिर्फ तुम हो। अपने दिल के उजड़ने का कम अज़ कम बदला तुम्हारा घर उजड़ना है। तुम्हारी बातों की वजह से ही अहमद मुझसे मुतनफिर हुआ था ना। सज़ा तो तुम्हें भुगतनी होगी। मैं देखती हूँ जब रोशानी अपने घर आकर बैठेगी तो तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें मज़ीद कितने दिन इस घर में बर्दाश्त करेंगे। आखिर तुम्हें अपने बेचारे भाई के पास ही वापस आना पड़ेगा, और उसकी दिलजोई भी तुम ही करोगी ना। आखिर उसका दूसरी बार दिल जो टूटा होगा। अंबर के लिए सारी सूरत हाल बहुत पुरलुत्फ थी। तहरीम ने बिना कुछ मज़ीद बोले कॉल मुनक़ता कर दी थी। नाना नानी के इंतकाल के बाद निगहत खाला को अम्मी अपने घर ले आई थीं। छोटी बहन का उनके सिवा दुनिया में था भी कौन। तमकनत, सादुन और तहरीम तीनों बच्चों में निगहत खाला की जान थी। बच्चे भी खाला को बेतहाशा चाहते थे। अम्मी की भरपूर कोशिश थी कि कोई मुनासिब घर बार देखकर निगहत को विदा करें। उनकी कोशिशों से निगहत का रिश्ता तय पा गया। तौफीक ख़ानदान का वाहिद कफील था। माँ बहनों ने उसे अपनी मुट्ठी में करने के लिए बीवी से इतना बच्चन कर दिया कि ये ताल्लुक बमुश्किल साल भर ही चल पाया। मामूली से झगड़े में सास नंदों ने इंतहाई मुबालगा आराई करके तौफीक को इतना भड़काया कि वो फिलफौर निगहत को तलाक दे बैठा। वो एक बार भी बहन की दहलीज पर फिर आन बैठी। हबीबुर रहमान बाबा के दोस्त के बहनोई थे। बीवी दूसरे बच्चे की पैदाइश के दौरान किसी पेचीदगी के बाइस जहाँ से हाथ धो बैठी थी। बड़ी बेटी 6-7 बरस की होगी। मुख्तसर घराना और खुशहाल फैमिली। अम्मी और बाबा ने दुआओं के संग निगहत को एक बार फिर विदा कर दिया। शादी के बाद हबीबुर रहमान का कारोबार मजीद चमक गया, लेकिन शौहर मरहूम बीवी की यादों से बाहर निकलने पर तैयार ना था। निगहत खाला बहुत हसीन व जमील ना थी, जबकि हबीबुर रहमान की मरहूमा बीवी बला की हसीन थी।
अंबर ने भी माँ जैसी खूबसूरती पाई थी। उसने सौतेली माँ को हमेशा सौतेली ही जाना और निकट खाला की हर पुरखुलूस पेशकदमी का जवाब हठधर्मी से दिया। हाँ, सौतेली माँ के भांजे से उसकी बहुत जल्द दोस्ती हो गई थी। सादुन उसका क्लास फेलो था और अब उसका बेहतरीन दोस्त भी बन गया था। सादुन का लड़कपन खत्म होने को था जब माँ बाप दोनों एक कार हादसे का शिकार हो गए। बाबा की पेंशन और वाजपात से किसी तौर जिंदगी की गाड़ी चलने लगी थी। मलेशिया में मुकीम ताया ने अपने बड़े बेटे के लिए तमकीनत का रिश्ता मांग लिया और यूं तमकीनत ब्याह कर दूर देश जा बसी। सादुन का बेस्ट फ्रेंड अहमर कब तहरीम में दिलचस्पी लेने लगा, उसका अंदाज़ा सीधी सादी तहरीम को ना हो सका। वो उसके लिए सिर्फ सादी का दोस्त था। अंबर, सादी और अहमर तीनों दोस्तों की तो कौन यूनिवर्सिटी में भी मशहूर थी। अंबर की फितरत में हाकमियत थी और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि अहमद और सादिक उसके अलावा किसी और लड़की से मुखातिब हो पाएं। सादून को तो खैर अंबर के सिवा कोई और नज़र भी कब आता था, लेकिन अंबर जिसको दिल दे बैठी वो अंबर को दोस्त से ज़्यादा कोई और दर्जा देने पर तैयार ना था। अंबर की जीरक निगाहों ने बहुत जल्द भांप लिया कि अहमद की आंखें तहरीम को देखकर जगमगाने लगती हैं। सादून की गैर मौजूदगी में उसने अहमद से इस बारे में इस्तफसार किया तो उसने बिना झिझक तहरीम से मोहब्बत का इकरार कर लिया। अहमद के मुंह से ये सुनकर वो बहुत जल्द अपने वालिदैन को सादून के पास भेजने का इरादा रखता है। अंबर के गम और गुस्से की कोई इंतहा न रही। तहरीम वैसे भी उसे जहर से कम ना लगती थी। वो इन लोगों से जूनियर थी और अब तक अंबर का हर रिकॉर्ड बहुत कामयाबी से तोड़ती आई थी। शक्ल सूरत में बहुत मनमोहिनी थी, ये और बात कि वो अंबर को किसी चुड़ैल से कम ना लगती थी। अहमद को कुछ कहने के बजाय उसने तहरीम को धमकाना ज़्यादा मुनासिब ख्याल किया था। अहमद से रिश्ता जोड़ने की सूरत में उसने उसे हर मुमकिन धमकी से नवाजा था। तहरीम को इस मगरूर और बदमिजाज लड़की की धमकियां सुनकर खौफ भी आया और शदीद गुस्सा भी। इसलिए जब एक दिन मौका पाकर अहमद ने उसे दिल्ली वारदात से आगाह करना चाहा तो तहरीम ने अंबर की सारी धमकियों के मुतालिक बताकर उसके जज्बों की पज़ीराई से साफ इनकार कर दिया। अहमद को अंबर पर सख्त तैश आया था। अंबर को खूब जली कटी सुनाकर उसने हमेशा के लिए उससे कतई ताल्लुक करने का ऐलान कर दिया और वो इस वादे पर कायम रहा। तहरीम नहीं तो अंबर तो बिल्कुल भी नहीं। वो पढ़ाई ख़त्म होने के साथ ही इंग्लैंड चला गया, वहीं अपनी मामूज़ात से शादी भी कर डाली। अंबर ने इसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन वो अब उसकी शक्ल देखने का भी रवादार ना था। सादुन को इन दिनों दोनों की दोस्ती टूटने पर अचंभा तो था, मगर बहुत कुरेदने के बावजूद दोनों ने ही उसकी वजह ना बताई। अहमद चला गया तो ये किस्सा भी इख्तिताम पजीर हो गया। अब सादून अंबर को बाज़ाब्ता तौर पर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था, लेकिन बहनें इस कोशिश में आड़े आ रही थीं। जब वो किसी तौर अपने मुतालबे से पीछे ना हटा तो तमकीनत आपी ने मसलहत इसी में जानी कि भाई के दिल की खुशी पूरी कर दी जाए। तहरीम ने जल्द अपने घर बार का हो जाना था। ज़िंदगी सादून ने गुजारनी थी तो उसकी पसंद को अपनाना ही अक्लमंदी का तकाजा था। अंबर जैसी खुद पसंद लड़की से कुछ बैद ना था। वो अज खुद भी सादून की ज़िंदगी में शामिल हो सकती थी, लेकिन इन लोगों की हैरत की कोई इंतहा ना रही जब अंबर ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। तुम्हारी बहनें मुझे शदीद नापसंद करती हैं और मैं अनचाही बनकर तुम्हारी ज़िंदगी में कभी शामिल नहीं होना चाहती। उसने चालाकी से इनकार का सारा मलबा भी सादून की बहनों पर गिरा दिया। सादून की सारी मिन्नत समाजत, सारी यकीन दहानियाँ बेकार गईं। अंबर की ना हाँ में ना बदली, बल्कि उसने अपने बाप के मुंतखब करदा शख्स से मंगनी कर ली। सादून बहनों से शदीद तरीन शाकी था। निकहत खाला के समझाने बुझाने पर वो तहरीम की नन से शादी पर राज़ी तो हो गया, मगर दिल से इस रिश्ते को निभाने पर तैयार ना था। और अंबर जो कुछ अरसे के लिए उसकी ज़िंदगी से दूर चली गई थी, शादी के बाद फौरन पहली वाली दोस्त बनकर वापस पलट आई थी। सादून अब भले से उसे अपनी दोस्त ही समझ रहा था, लेकिन वो क्या सोचकर सादून की ज़िंदगी में शामिल हुई थी, ये बात अब तहरीम के लिए राज ना रही थी। घर के काम काज निपटाते हुए जब तहरीम का गुजर लाउंज से होता तो उसकी सास और चची सास बहुत शौक से पाकिस्तानी ड्रामे देख रही होती। यूं ही चलते फिरते कोई सीन उसकी तवज्जो भी खींच लेता, वरना इस जैसी सीधा सादा मिजाज रखने वाली लड़की को ये कॉल रिकॉर्ड करने का ख्याल क़यामत तक ना आ सकता था। अब जब कॉल रिकॉर्ड हो ही गई थी तो उसे उसकी असल मंजिल की जानिब भेज भी देना चाहिए था। तहरीम गहरा सांस अंदर खींचते हुए फिर से फ़ोन पर झुक गई। मेरा दिल कर रहा था मैं इसे शूट कर दूं। माजी में भी वो तुम्हें इतना हरासा करती रही और तुमने मुझे बताया तक नहीं। सादून इंतहाई दुख से बहन को तक रहा था। रोशाने को मौसमी बुखार ने अपनी लपेट में ले लिया था। मैके में उसका क़याम 2-4 दिन मजीद बढ़ गया था। तहरीम सादून के खाने फ्रीज करने का कहकर मैके आई थी। यहाँ खाने बनाने का किसको होश था। दोनों बहन भाई तो जिंदगी के सूद ज़ियां का खाता खोले बैठे थे।
پہلے کبھی کچھ کیوں نہ بتایا تحریم؟ وہ دکھ کی انتہا پر تھا۔ کیا بتاتی بھائی کہ آپ کا دوست مجھ سے محبت کرنے لگا ہے؟ مجھے تو یہ یک طرفہ محبت بھی سراسر اپنا قصور لگتی تھی۔ یہ بات تو میں شرم کے مارے تمکنت آپی اور نکت خالہ کو بھی نہ بتا سکی تھی۔ آپ کو بتانے کی ہمت کہاں سے لاتی؟ امبر کا چہرہ تو دکھا سکتی تھی نا؟ وہ ایسگی سے بولا۔ ہم بہنوں پر تو امبر کا چہرہ ہمیشہ سے ہی عیاں تھا۔ اس نے ساری زندگی نکت خالہ کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہ تھی۔ بس آپ ہی اس کی محبت میں اندھے تھے۔ تحریم تلخ ہوئی۔ بات سچی تھی۔ سادون سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ میں تمہارے لیے فکر مند ہوں۔ اب جب وہ روشانے اور مجھے مہرا نہ بنا سکے گی تب بھی تمہاری زندگی میں زہر گھولنے کی ہر ممکن کوشش ضرور کرے گی۔ اویس کو اعتماد میں لو۔ احمر تمہیں پسند کرتا بھی تھا تو یہ یک طرفہ پسند ناپسند تھی۔ تمہیں امبر کی کسی طرح سے پہلے اویس کے سامنے اپنی پوزیشن کلیئر کرنا ہوگی۔ امبر کا اصل روپ دیکھ کر اب وہ واقعی بہن کے لیے پریشان ہو رہا تھا۔ ہم لڑکیوں کی زندگی کا کتنا بڑا المیہ ہے نا یہ سعدی بھائی۔ مجھے اپنے شوہر کے سامنے احمر کی یک طرفہ پسندگی کو بھی صفائی پیش کرنی پڑے گی، باوجود اس بات کے کہ یہ اویس سے میرا رشتہ جڑنے سے بھی بہت پہلے کا واقعہ ہے، اور روشانے کو آپ کی زندگی میں شامل ہونے کے بعد بھی اپنی نگاہوں کے سامنے آپ کا لو افیئر برداشت کرنا پڑا ہے۔ تحریم بھائی کو بخشنے کے موڈ میں نہ تھی۔ لو افیئر نہیں تھا، میں اسے دوست سمجھ کر ہی ٹریٹ کرتا تھا، سادون نے نگاہیں چراتے ہوئے جواب دیا۔ اور روشانے کو اپنی زندگی میں وہ مقام اور مرتبہ کیوں نہ دیا جس کی وہ حقدار تھی؟ تحریم مزید تیکھی ہوئی۔ وہ چپ رہا۔ آپ مسلسل اس پیاری لڑکی کے جذبات و احساسات کو ہرٹ کرنے کا باعث بنے ہیں۔ میں اس کی جگہ ہوتی تو کبھی آپ کو معاف نہ کرتی۔ معافی مانگنے کے لیے اس کے سامنے ناک بھی رگڑنی پڑے تو گریز مت کیجیے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ روشانے کی اصل مجرم میں ہوں۔ آپ اتنی پیاری لڑکی ڈیزرو ہی نہیں کرتے تھے، وہ خفگی سے کہتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھنڈی اور آلو مٹر 2 کھانے بنا رہی ہوں اور ان کے تیار ہونے سے پہلے روشانے کو یہاں موجود ہونا چاہیے۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سادون نے گہرا سانس اندر کھینچا۔ جب بہن نے اتنی باتیں سنا دیں تو بیوی کون سا رعایت کرے گی؟ اب اس نے عزت نفس اور انا کو پسے پشت ڈالتے ہوئے ندامت کے اظہار کے ساتھ غیر مشروط معافی مانگنی تھی، اور تب تک مانگنی تھی جب تک معافی مل نہ جاتی۔ 2 دن کے بخار نے اسے جسمانی طور پر اتنا نہ توڑا تھا جتنا سادون کی مسلسل بے رخی نے جذباتی طور پر توڑ ڈالا تھا۔ تحریم بھائی سے اس کی طبیعت کے بارے میں تو پتہ لگ ہی گیا ہوگا، پھر بھی حال پوچھنے کے لیے کال تک کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ روشانے آنکھوں پر بازو رکھے کب سے ایک ہی پوزیشن پر نیم دراز تھی۔ دماغ اسی دشمن جان کی یادوں سے باہر نہیں نکل رہا تھا۔ تبھی کوئی دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ ممی سے کہہ دو اب سر میں درد ہے، ٹانگوں میں مزید مالش کی ضرورت نہیں۔ اس نے اپنی دانست میں نذیرہ کو مخاطب کیا۔ ممی ذرا دیر پہلے کہہ کے گئی تھی کہ وہ مالش کے لیے نذیرہ کو بھیج رہی ہیں۔ ممی کی فرما بردار نذیرہ اس کا انکار سننے کے باوجود اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی ٹانگیں دبانے لگی تھی۔ کلون کی مخصوص مہک پر اس نے پہلے تو چونک کر آنکھیں کھولیں اور پھر سرحد سے اپنے پاؤں سکیڑے۔ آپ یہ تو وہ مر کر بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ سادون احمد یوں اسے اپنے قدموں میں بیٹھا ملے گا۔ لینے آیا ہوں، وہ دھیرے سے بولا۔ کیوں؟ فریزر خالی ہو گیا ہے؟ روشانے نے طنز کیا۔ نہیں، میرا گھر اور میرا دل دونوں تمہارے بن بہت اداس اور خالی خالی ہیں۔ صرف ایک بار ماضی کی تمام تر کوتاہیوں پر معاف کر دو۔ مستقبل میں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ فرما برداری کی انتہاؤں پر تھا۔ تحریم بھابھی کی خاطر آئے ہیں، بے فکر ہو جائیں، میری وجہ سے انہیں کبھی بھی کوئی تنگی یا مشکل نہیں ہوگی، نہ ہی میرا اپنے گھر والوں کو کچھ بتانے کا ارادہ ہے۔ آپ لینے آگے آپ کا احسان، میں اسی کو غنیمت جان کر آپ کے ساتھ چلنے پر تیار ہوں۔ خواہ کی معافی تلافی مت کریں۔ وہ تھکے تھکے انداز میں گویا ہوئی۔ تحریم کی خاطر نہیں آیا، اپنی خاطر آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں میرے ماضی کے رویے کے پیش نظر تمہارا مجھ پر یقین کرنا بہت مشکل ہے، پھر بھی اگر یقین کر سکو تو کر لو۔ اب تمہیں ایک بدلا ہوا سادون احمد ملے گا جو اپنی بیوی کو اس کا جائز مقام اور مرتبہ دے گا، اسے ٹوٹ کر چاہے گا، بنا کہے اس کی ہر خواہش ہر فرمائش پوری کرے گا۔ سادون کی سمجھ میں نہ آیا کہ مزید کس طرح اپنی وفاؤں کا یقین دلائے۔ اس یو ٹرن کی وجہ جان سکتی ہوں؟ وہ واقعی بے یقین تھی۔ اب ماضی کی حماقتوں کا بار بار تذکرہ مت کرو۔ کہا تو ہے اب ایک وفاشار اور محبت کرنے والا شوہر بن کر دکھاؤں گا۔ مجھے لگتا ہے اب بخار میرے دماغ کو چڑھ رہا ہے۔ روشانے اپنے پاؤں پیچھے کھینچ لیے تھے۔ اس بے یقینی نے سادون کو ندامت کے سمندر میں غوطہ زن کر دیا تھا۔ معاف کر دو میری جان، میری زندگی میں آنے والے اتنے اجلے تن من والی لڑکی میں واقعی تمہارے قابل نہیں۔ سادون نے اسے اپنے ساتھ لگا کر سچے دل سے اعتراف اور اقرار کیا تھا۔ روشانے بہت دیر تک خاموش رہی اور پھر اس کے سینے سے لگے لگے زاروں کی تار رونا شروع کر دیا۔ سادون نے اسے رونے دیا۔ اتنے بہت سے دنوں کا دل پر جمع غبار تھا، اس غبار کا دھلنا ہی بہتر تھا۔ وہ ہولے ہولے اس کا سر تھپکتا رہا تھا۔
कहाँ थे सादी, इतने दिनों से तुमसे राब्ते की कोशिश कर रही हूँ, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाते? अंबर दनदनाती हुई किचन में ही चली आई थी। वो रोशानी के साथ मिलकर सब्जियों की कटिंग कर रहा था। अंबर को देखकर मुस्कुराया था। कहाँ होना है यार, यहीं हूँ। अच्छा और फरमाबरदार शौहर बनने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और देखो, मैं जिसने सारी उम्र हिलकर पानी तक नहीं पिया, अब रोशानी की सोबत में रहकर कितना सुघड़ हो गया हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई। आज हम वेजिटेबल राइस बना रहे हैं, साथ कीमा शिमला मिर्च भी। तुम भी खाना खाकर जाना। सादुन ने उसे बड़ी फराख दिली से दावत दी थी। मैंने कोई खाना वाना नहीं खाना, और तुम भी ये फजूल काम छोड़ो, हम अभी असजद की तरफ जा रहे हैं। कितने दिनों से फ्रेंड्स इकट्ठे मिलकर नहीं बैठे। इरम और फुरकान से भी राब्ता करती हूँ, सब मिलकर बाहर डिनर करेंगे। वो किचन में रोशानी की मौजूदगी को कतई फरामोश करते हुए धौंस भरे अंदाज में सादुन से मुखातिब थी। आज रोशानी ने जी ही जी में बिल्कुल नाक लस रही थी और मुतमईन मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वो खामोशी से अपने काम में मसरूफ थी। अरे छोड़ो यार, मेरा इस वक्त घर से निकलना तो दूर की बात, इस किचन से निकलने का भी मूड नहीं। छुट्टी का एक ही दिन होता है हम मियाँ बीवी के पास, और हम ही क्या, असजद फुरकान अब सभी फैमिली वाले हैं। फारिग वक्त हर कोई अपनी फैमिली के साथ ही गुजारना चाहता है। साल 6 महीने में फ्रेंड्स की गेट टुगेदर की और बात है, लेकिन हमें हर वीकेंड पर तो अपने फ्रेंड्स को डिस्टर्ब करना या दनदनाते हुए उनकी प्राइवेसी में मुदाखलत करना जेब नहीं देता ना। वो बहुत सलीके स्वभाव से उसे कुछ समझाना चाह रहा था, और अंबर इतनी तो कुंसैन ना थी जो बेनस्तूर मफहूम ना समझ पाती। तुम दुनिया के आखिरी बंदे थे जिससे मैं ऐसी जन्मवृद्धि की तवक्को नहीं रखती थी। लगे रहो अपनी बीवी के साथ सब्जियां कटवाने में, मैं चलती हूँ। सादुन उसकी बात सुनकर कहका लगाकर हंस पड़ा। 100% सच कहा तुमने, मैं तो सर्टिफाइड जन मुरीद हूँ। अरे, मैंने तो अपनी शादी की अगली सुबह ही अपनी बेगम के लिए नाश्ता बनाया था। मुझे लगता है कि ये शादी के वक्त ही अपने पर्स में कोई दम की हुई पुड़िया वगैरह लेकर आई थी। जाने क्या घोल कर पिला दिया है मेरी मिसेज ने कि मुझे इसके सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। वो रोशाने को वालाहाना निगाहों से तकते हुए बोला। अब अंबर में मजीद सुनने की ताब ना थी। दोनों को कहर बार निगाहों से घूरती हुई बिना अलविदाई कलमात अदा किए वो वापसी के लिए मुड़ी। निगत खाला से कहूँगा कि तुम्हारे डैड से बात करें, अब तुम्हारी मंगनी को मजीद तूल मत दें। सब फ्रेंड्स में तुम ही सिंगल बची हो, इसलिए बोर होकर इधर उधर जाती रहती हो। अब खाला को तुम्हारे हाथ पीले कर देने चाहिए। सादुन ने उसके जाते जाते भी पीछे से हाँक लगाई थी। वो बिना मुड़े तनफन करती चली गई। सादुन मुस्कुराया। निगत खाला की मजबूरी न होती तो वो किसी और तरीके से उसका दिमाग ठिकाने लगाता। फिलहाल इस खुद पसंद लड़की के लिए इतना सबक ही काफ़ी था। खस कम जहाँ पाक। मैंने ड्राइंग रूम में बिठाने की इतनी कोशिश की, मगर अंबर बीवी तो दंदनाती हुई किचन में ही घुस गई। अजरा ने बाहर से ही आवाज़ बुलंद तबसरा किया था। क्या कमाल का फिक्रा बोलती हैं अजरा बीबी। वैसे रोशाने, एक बात बताऊं, तुम पहली बार दंदनाते हुए मेरे दिल में कब घुसी थी? सादुन ने उसकी जानिब झुककर सरगोशी की। रोशाने ने निगाहें उठाकर उसे देखा। शौहर से मोहब्बत की हकायतें हर घड़ी हर पल सुनती थी, अब जाने मौसूफ क्या इंकशाफ फरमाने लगे थे। तुम्हें पता है, मैं अंबर की पर्सनैलिटी से ही बहुत मुतासिर था। मुल्की और गैर मुल्की अदब पर पूरा अबूर हासिल था उसे। सादुन बताने लगा। रोशानी के मुंह का जायका खराब हुआ। इजहार मोहब्बत के बीच अब अंबर कहाँ से टपक पड़ी थी। उसका तो तस्करा तक इन दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल चुका था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं निगत खाला के घर गया तो अंबर अपने बरसों पुराने बूढ़े माली पर बुरी तरह बरस रही थी, और अगले दिन की बात है, ये अपनी अजरा बीबी की कोई रग वगैरह चढ़ गई तो तुम उसके कदमों में बैठकर उसकी टांग अपनी गोद में रखकर जैतून के तेल की मालिश कर रही थी। मैं जानता था कि तुम खुद अदब की रसिया हो, लेकिन इस दिन मुझे अदराक हुआ कि इल्म और अदब जब तक आपके इखलाक को ना संवारें तो चाहे आप मुल्की और गैर मुल्की अदब पर भरपूर अबूर भी हासिल कर लें, सब बेफायदा है। बस इसी दिन तुमने मेरे दिल में घुसकर पहली घंटी बजाई थी। वो एतराफ़ कर रहा था। तौबा है सादुन, आप कहाँ की बात कहाँ जोड़ते हैं। मैं तो ये इजहार मोहब्बत किसी को भी सुना नहीं सकती। आप इजहार मोहब्बत के बीच अजरा की टांग ही ले आए। रोशानी का चेहरा खिल उठा था। हाँ, तो क्या मैं इजहार मोहब्बत इसलिए करता हूँ कि तुम दुनिया वालों को सुनाओ। खबरदार जो मेरी बातें कशफ को या किसी और को बताएं। सादुन ने उसे वार्निंग दी। रोशानी मुस्कुराहट छुपाने की खातिर गर्दन ही झुका गई थी। सादुन ने मोहब्बत पाश निगाह उस पर डाली और खुद भी पूरे दिल से मुस्कुरा दिया था।